ओके यस सर यस हिजो हामीले गरेको चाहिँ इस्यु चाहिँ डिस्काउन्टमा अनि त्यसपछि रिडेम्सन चाहिँ पारमा डिस्काउन्टमा त्यस्तोको केस गरेको थियो होइन हामीले ट्रिटमेन्ट अफ डिस्काउन्ट अथवा लसको। अब सपोज यदि इस्यु प्रिमियममा रिडेम्सन पनि प्रिमियममा छ भने त्यति बेला लस अनि इस्यु पनि हुन्छ अनि सिक्युरिटी प्रिमियम हुन्छ। त्यति बेला लस अनि इस्युको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सिक्युरिटी प्रिमियम घटाउनु पर्छ पर्दैन, अहिले पर्दैन। हामीले एकचोटि सेक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदियो त्यो सेपरेट रिजर्भ है। अनि ल हुन त तपाईँ भन्नुहुन्छ सेक्युरिटी प्रिमियमको युसेजहरू के थियो हामीले अस्ति पढ्यौँ नि, राइट अफ गर्न नि युज गर्छ भन्ने थियो सायद। तर त्यो म्यानेजमेन्टले डिसाइड गरेको खण्डमा त्यसलाई राइट अफ गर्न युज गर्छ, आफै मनले नगर्ने। त्यसलाई राइट अफ त्यसबाट नगरेर एभ्री इयर पिएल एकाउन्टमा पनि राइट अफ त गरिरहेको हुन्छ। सो म्यानेजमेन्टले यदि कल लियो कि होइन यस डिस्काउन्ट र लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर या सेयरलाई चाहिँ राइट अफ गर्नको लागि तपाईँ सेक्युरिटी प्रिमियम युज गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने मात्रै गर्ने, या हामीसँग अरू रिजर्भहरूको स्कार्सिटी छ त्यो खण्डमा गर्ने। बिकज त्यो सेक्युरिटी प्रिमियमको पैसा एकचोटि आइसकेपछि भोलिको दिनमा यसलाई कन्भर्जन गर्ने, नयाँ बोनस सेयर इस्यु गर्ने यस्ता युसेजहरू छ, रेस्ट्रिक्टेड युसेज, त्योभन्दा बढी युसेज छैन। त्यसले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड युजेज भएको हुनाले यसको त्यही पर्पसको लागि युटिलाइजेसन गर्ने गर्छन्। जबसम्म क्वेसनले आफै भन्दैन, म्यानेजमेन्टले आफै डिसाइड गरेको हुन्छ तबसम्म हामीले त्यसरी नमान्ने है। सर अनि यदि इस्यु डिस्काउन्टमा छ अनि रिडेम्सन प्रिमियममा छ भने हामीले डिस्काउन्ट र लस कलेक्टिभली राइट अफ गर्नुपर्छ हो दुवै एउटै हो बेसिकली। मैले मात्रै दुईटा एकाउन्ट भनिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले मेन्टेन गर्नुहोस्। एडिसनल प्रिमियमलाई चाहिँ प्रिमियम भएको हुनाले लस एकाउन्टमा हालिदिनुहोस् र सुरुमा भएको डिस्काउन्ट दुवैलाई इनफ्याक्ट एउटै खातामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लस अन इस्यु अफ सेक्युरिटिज भनेर एउटैमा दुईटा खाता नबनाएर एउटै खाता बनाएर त्यसपछि जसरी राइट अफ हामीले डिस्कस गर्यो त्यसरी नै राइट अफ हुन्छ। या दुईटा खाता बनाउनु भयो भने पनि राइट अफको रेसियो सेम रहन्छ। डिस्काउन्ट अनि इस्यु अफ डिभेन्चर्सको पनि राइट अफ त्यही रेसियो त्यही अनुपातमा हुन्छ भने लस अनि इस्यु अफ डिभेन्चर्सको पनि त्यही रेसियो त्यही अनुपातमा। सर बिचमा रिडेम्सन गर्दा नि रेसियो नै हुन्छ हो? बिचमा रिडम्सन गर्दाखेरि त्यही रेसियो भनेको त हामीले बिचमा रिडम्सन गर्ने सिचुएसनहरुमा जुन रेसियो बनाएको थियो नि अस्ति, कति आउटस्ट्यान्डिङ थियो कति महिनाको थियो त्यसको रेसियोमा हैन, मतलब लस र डिस्काउन्टको फरकमा केही फरक पर्दैन? पर्दैन। जुन हिसाबले डिस्काउन्टले हामीले राइट अफ गर्छौं त्यो अनुसारले राइट अफलाई लसलाई पनि राइट अफ गर्छौं। ए हुन्छ सर। ओके सो एउटा थियो हामीको इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट हैन। त्यसपछि जब डिभेन्चर हामी इस्यु गर्छौं भने त्यो डिभेन्चरको इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट हुन त कुनै पनि ब्याङ्कको या अरू कुनै इन्स्ट्रुमेन्टको हामीले ब्याङ्कबाट पनि लिने लोन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन सक्छ, डिभेन्चरको फर्ममा हामीले आम पब्लिकले दिएको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन सक्छ। जुनसुकै इन्ट्रेस्टमा पनि हामीले टेस्ट चार्ज गर्नै पर्छ, इन्ट्रेस्ट दिनै पर्छ हैन। अफ कोर्स तर इन्ट्रेस्ट यसरी कम्पनीले इन्डिभिजुअल शेयर होल्डरलाई या यस्ता कुनै इन्स्टिट्युसनल होल्डर पनि हुन सक्छ, तिनीहरूलाई यदि इस्यु गर्छ भने त्यो इस्यु गर्दा तिनीहरूलाई इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो इस्युएन्समा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि ट्याक्स टिडिएस चाहिँ काटेर जानुपर्छ। त्यो भनेको ट्याक्सेसनको ल हो, एकाउन्टिङले भनेको होइन। ट्याक्सेसनले भन्यो कि तपाईँले कसैलाई डिभेन्चर्सको अगेन्स्ट इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ, ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि टिडिएस काट्नु हुँदैन, काट्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा लले भन्यो। तर डिभेन्चर होल्डरहरूलाई यदि त्यो इन्डिभिजुअल छन्, नेचुरल पर्सनहरू हुन्छन् या अरू सङ्घ संस्था हुन्छन्, ब्याङ्क हुँदैन, वित्तीय संस्थाको लाई पेमेन्ट गर्ने एमाउन्ट जो कि इन्ट्रेस्टको फर्ममा हुन्छ त्यसको लागि इन्ट्रेस्टमा टिडिएस काट्नु जरुरी छैन, तर अरू इन्ट्रेस्टमा चाहिँ टिडिएस काट्नुपर्छ भन्ने कुरा इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको छ।
त्यस कारणले गर्दा कि इन्कम ट्याक्सको ल अनुसार हामीले कसैले 1000 रुपैयाँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो र 10% टिडीएस काट्नु छ भने हामी 10% टिडीएस काटेर उसलाई 900 पेमेन्ट गर्छौं र त्यो 10% जुन टिडीएस काटेको हुन्छ त्यो हामीले गभर्नमेन्टलाई जम्मा गर्दिन्छौँ। कम्पनीको लागि त 1000 को 1000 नै खर्च भयो हैन, तर त्यो खर्च चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टलाई जम्मा गर्दिन्छौँ। अब एकजनाले बिना नाम लेखेर आफ्नो ल एकजनाले चाहिँ नाम लेखेको थिएन कसले हो र क्वेशन रेज गरेको छ 10.35 को 35 भनिरहेको छ। आई डोन्ट नो 10.35 कहाँ छ 85 के हो यो पेज 10.35 इलस्ट्रेसन 7 फेरि। सो आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वेयर इज दैट पेज 3. यो च्याप्टरमा होइन होला, अर्को च्याप्टरमा होला। नाम त लेख भाइ, नामको ठाउँमा यो के लेख्छु मैले, कसलाई मेन्सन गरौँ त? छोड्दिनु न त्यस्तोलाई। नामको ठाउँमा के लेखेको छ कसरी भन्ने, को व्यक्तिले क्वेसन रेज गरेको छ, लिभ इट है ल। सो अहिले चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टको कुरा गरिरहेछौँ। इन्ट्रेस्टको केसमा एज सच देयर इज नट मच अफ डिफिकल्टिज। नर्मली हामीले ब्याङ्कको पनि इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने हामीले इन्ट्रेस्ट एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ, त्यो जसलाई इन्ट्रेस्ट दिनु छ त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सलाई राइट अफ गर्छौँ हो कि न। र राइट अफ गरिसकेपछि त्यो टिडीएस जुन हामीले काट्नु पर्ने छ त्यो टिडीएस काट्छौँ र त्यसको पनि पेमेन्ट गर्छौँ। सिम्पल एकाउन्टिङ छ, यसमा कुनै डिफिकल्ट एकाउन्टिङ छैन। मात्र मैले भने चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टले के भनेको छ भन्दा, यदि तपाईँ इन्कम ट्याक्स एकाउन्टले के भनेको छ भन्दा, जसरी मानौ हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियो, एक लाख रुपियाँ छ र मैले 10% रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने है, र इयरली यदि हामीले पे गर्छौँ भने त्यो सिचुएसनमा इयरली पेमेन्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट 1 लाखमा 10% को दरले 10,000 हुने हो है। सो इन्ट्रेस्ट पहिला रिकग्नाइज गर्ने, इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज गर्ने, कसरी रिकग्नाइज गर्ने, इन्ट्रेस्टलाई एज ए एक्सपेन्स रिकग्नाइज गर्ने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु कोसँग छ, ब्याङ्कसँग छ भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट है, ब्याङ्कलाई क्रेडिट त गर्नु पर्यो है। त्यसपछि यसलाई पिएल एकाउन्टमा राइट अफ गरिदिन्छौँ टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 10,000 10,000 10 है। अब यो ब्याङ्कलाई अफकोर्स ब्याङ्कको ठाउँमा मानौ ब्याङ्कको नाम छ मानौ
मैले कुनै ब्याङ्कको नाम लेखेँ, त्योसँग लोन लिएको छ। मानौँ नेपाल एसबिआई लिमिटेड भन्ने ब्याङ्कसँग लोन लिएको थिएँ। मैले चाहिँ पहिला इन्ट्रेस्ट ड्यू गरेँ हैन, र यसको पेमेन्ट गरिदिएँ। सरी, पेमेन्ट के हो त राइट अफ भयो एक्सपेन्सलाई। अब यस पार्टीलाई पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। पेमेन्ट गर्दाखेरि नेपाल एसबिआई एकाउन्ट डेबिट, नेपाल एसबिआई लिमिटेड एकाउन्ट डेबिट 10,000 टु बैंक एकाउन्ट 10। नर्मल कोर्समा कुनै पनि इन्ट्रेस्टको यही तीनवटा इन्ट्री हुन्छ नि। पहिला इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्ने, इन्ट्रेस्टलाई इयर एन्डमा राइट अफ गर्ने र ड्यू गरेकोलाई पेमेन्ट गरिदिने है। इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ, यदि ब्याङ्कसँग लोन लिनु भएको छ र ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यो इन्ट्रेस्टमा यसरी सोर्समा ट्याक्स काट्नुहुन्न, जरुरी छैन। तर यदि अरू कुनै संस्थासँग लिनु भएको छ अदर देन ब्याङ्क, त्यस्तो केसमा त्यो इन्ट्रेस्टमा तपाईँले टिडिएस काटेर, टिडिएस भनेपछि लेखा हुन्छ कि 10% जति तपाईँ इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ त्यसमा 10% ट्याक्स काट्नुहोस्। टिडिएस थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? त्यो टिडिएस भनेको जुन संस्थाले ट्याक्स काट्छ नि, त्यसले त्यो पैसा आफूनिर राख्दैन, त्यो सरकारको बिहाफमा, गभर्मेन्टको बिहाफमा यो एमाउन्टमा लाग्नुपर्ने ट्याक्स पेयरले नै त्यो टिडिएस काटेर नेट एमाउन्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई जम्मा गरिदिन्छ। सरी, नेट एमाउन्ट चाहिँ जसले इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्ने त्यसलाई दिन्छ र त्यो जुन टिडिएस काटेको हुन्छ त्यो टिडिएसलाई चाहिँ सरकार कहाँ जम्मा गरिदिन्छ। नामै छ ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्समै ट्याक्सलाई डिडक्ट गरिदिनु। सो मानौ यही केस ब्याङ्क डिभेन्चरको केसमा भएको। डिभेन्चर त इन्डिभिजुअल नेचुरल पर्सनहरूले होल्ड गरेको हुन्छ है। ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट, जुन कि ब्याङ्क फर्मल अर्गनाइजेसन छ, उसलाई इन्ट्रेस्ट तपाईँले दिदिनु हो भने ऊ आफै ब्याङ्क जस्तो चिज संस्थाहरू आफै रिस्पोन्सिबल भएको हुनाले यसले यसमा लाग्नुपर्ने ट्याक्स आफै जम्मा गर्छ। त्यसैले यसको सोर्समा काट्नु त्यति जरुरी छैन भनेर एउटा रिल्याक्सेसन दियो। जबकि नेचुरल पर्सनहरू, अब नेचुरल पर्सनहरूलाई कतिपयलाई इन्कम ट्याक्स कसरी फाइल गर्ने, कसरी जम्मा गर्ने झन्झट हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि नेचुरल पर्सनहरूलाई यदि तपाईँले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ भने त्यो पेमेन्टमा ट्याक्स काटिदिनुहोस् र सरकारको हिस्सा सरकारलाई दिइहाल्नुहोस् है। त्यो हिसाबले नै यो ल बनाएको छ। सो क्वेसनले भन्छ, आफै मनले गर्नुपर्ने छैन, क्वेसनले भन्छ त्यस्तो केसेसमा डिभेन्चर होल्डरलाई दिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट ड्यू हुँदाखेरि, इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्दाखेरि एट द्याट टाइम हामीले के इन्ट्री गर्नु पर्यो त्यो हेरौँ। हामीले सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्दाखेरि नर्मल केसमा कसरी गर्छौँ त्यस्तै हो। मानौ डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट छ भने डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट, एक्सपेन्स एकाउन्ट छ, यसलाई तपाईँले डेबिट गर्नु। मानौ यही केस राखौँ, 1 लाख रुपियाँ डिभेन्चर थियो, 10% डिभेन्चर रुपिज 1 लाखको थियो हैन। यही सिचुएसन भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 10,000। कम्पनीको लागि खर्च त 10,000 नै छ। इट्स नट द्याट कम्पनीको लागि खर्च नै डिफ्रेन्ट भइहाल्छ। कम्पनीको लागि त 1 लाख रुपियाँमा 10% को दरले 10,000 नै छ। तर यसमध्ये हामीले टिडिएस काट्नुपर्छ, टिडिएस अन इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स अन इन्ट्रेस्ट। यसको पहिला ड्यू हुने बेलामा नै सर हो, ड्यू हुने बेलामै यसको 10% काट्दिने। अब जे छ रेट अफ टिडिएस, हुन त क्वेसनले भन्छ यो रेट अफ टिडिएसमा काट भनेर 10% काट्दिने। अनि बाँकी 9,000 हामीले डिभेन्चर होल्डरलाई क्रेडिट गर्छौँ राइट। अब के हुन्छ यसको केसमा, यो डिभेन्चर होल्डरलाई हामी पे गर्छौँ 9,000, उसको नाममा 9,000 टु बैंक एकाउन्ट 9,000 अनि यो टिडिएस जुन हामीले काटेको छौँ, टिडिएस अन इन्ट्रेस्ट, त्यो पनि लायबिलिटी नै हो, तर यो पैसा हामीले सरकारलाई जम्मा गर्छौँ टु बैंक है। अनि यो डिभेन्चर इन्ट्रेस्टलाई हामीले पिएल एकाउन्टमा
यसरी गरेर हामी यो एक्टिभिटीहरूलाई रिकर्ड गर्नुपर्छ। यसमा केही फरक छैन, यहाँ पनि त्यही काम भइरहेको छ। तर यहाँ नेपाल एसपिआईलाई हामीले पुरै पेमेन्ट गर्न सक्छौँ बिकज टिडिएस काट्न भनेको थिएन कानुनले। तर यहाँ चाहिँ यसलाई तिर्दाखेरि डिभेन्चर होल्डरलाई तिर्दाखेरि तपाईँ त्यसमा लाग्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट पनि काट्नु। त्यसको पनि लजिक मैले भने नि, ब्याङ्करहरू, संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसन छन्, तिनीहरूको इन्कममा तिनीहरूले आफै रेस्पोन्सिबिलिटीको साथ ट्याक्स जम्मा गर्छ, सहिले काट्नु जरुरी छैन। तर इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई गर्नु भने हार्डसिप हुन्छ नि। इन्डिभिजुअल व्यक्तिले कहाँ गएर टिडिएस जम्मा गर्छ, मतलब ट्याक्स जम्मा गर्छ, कहाँ गएर रिटर्न फाइल गर्छ, त्यसैले सोर्समै काटिदिनु तपाईँ। कमसेकम त्यति पैसा सरकारले पनि पहिला नै आइहाल्छ। एउटा इलस्ट्रेसन दिएको छ, इलस्ट्रेसन नम्बर 13 पढ्नुहोस् त। अ कम्पनी इस्युड 12% डिबेन्चर्स अफ द फेस भ्यालु 10 लाख एट 10% डिस्काउन्ट अन 1 जनवरी 2017। र अर्को कुरा, डिबेन्चर चाहिँ तपाईँ चाहे पारमा इस्यु गर्नुहोस्, चाहे प्रिमियममा इस्यु गर्नुहोस् है, चाहे डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन जहिले पनि फेस भ्यालुमा हुन्छ। यस्तो होइन कि मैले कति रुपियाँ पाएको छु त्यसको बेसिसमा इन्ट्रेस्ट दिन्छु, बढी पाएको छु भने बढीमा इन्ट्रेस्ट दिन्छु, कम पाएको छु भने कममा इन्ट्रेस्ट दिन्छु, त्यस्तो होइन। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फेस भ्यालुमै चार्ज हुन्छ है। खैर तपाईँहरूलाई थाहै छ। सो फेस भ्यालु 10 लाखको 10% डिस्काउन्टमा डिबेन्चर interest after deducting TDS at 10% was payable on 30th June and 31st December every year. All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 year at 5% premium. Pass necessary journal entries for the year 2020. So 2020 को लागि मात्रै एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्न। सर प्रिमियममा भए पनि जस्तै हामीले त 1 लाखको ठाउँमा 1,20,000 लगाछौँ भने 1 लाखको मात्र आउँछ। ओ फेस भ्यालुमा इन्ट्रेस्ट जहिले, प्रिमियम त मैले वन टाइम एक्स्ट्रा लिएको छु। तो मेरो डिभेन्चरमा यति मेरिट थियो कि मैले एकै टाइम बढी पैसा लिइहालेँ। द्याट डजन्ट मिन कि मैले त्यसमा पनि ब्याज दिन्छु। ब्याज जहिले पनि फेस भ्यालुमा। फेस भ्यालुको मतलब यही हो कि फर द पर्पस अफ क्यालकुलेसन अफ कुपन रे एप्लिकेसन अफ इन्ट्रेस्ट, त्यो कुपनमा लेखेको रेट अप्लाई गर्ने, त्यो फेस भ्यालुमा। ल नम्बर 1, पहिला 1 जनवरी 2020 मा डिभेन्चर हामीले इस्यु गर्यौं। तर डिभेन्चर इस्यु गरेका छौं कतिमा? 10% डिस्काउन्ट दिएर इस्यु गरेका छौं, राइट। र त्यो डिभेन्चर पेएबल 5 वर्षपछि केमा छ? 5% प्रिमियम है। तपाईलाई याद छ हामीले एन्ट्री कसरी गर्थ्यौं? सो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एप्लिकेसन, राइट। कति रुपियाँको एप्लिकेसन आयो होला त भन्नुस् त? 10 लाख फेस भ्यालु भएको 10% डिस्काउन्ट दिएर यदि डिभेन्चर इस्यु भएको छ भने पैसा एप्लिकेसनमा कति आयो होला? 10 लाख आयो होला कि 9 लाख आयो होला? 9 लाख आयो होला, राइट। त्यसपछि हामीले यसलाई अब डिभेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 9 लाख discount on issue of debenture account debit 1 lakh to 12% debenture account 10 लाख। तर यसमा यो डिभेन्चर भोलिको दिनमा 5 वर्षपछि रिडिम हुनेवाला छ। र रिडिम कुन रेटमा हुनेवाला छ? प्रिमियममा हुनेवाला छ। 5% थपेर 50,000 दिन्छ। याद गर्नुस्, त्यस्तो केसमा हामीले लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर को पनि एकाउन्टिङ गरिदिन्छौँ प्रोभिजनली 50,000 रुपैयाँ। त्यो प्रिमियम अन रिडम्सन अकाउन्ट 50,000, बेसिकली प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स, राइट। अब 10 लाख यो फेस भ्यालु लेखेको यो खाता, यो इन्ट्रीबाट तपाईले 12% को दरले इन्ट्रेस्ट दिनु छ। तर तपाई 12% सालाना इन्ट्रेस्ट नदिएर यसलाई 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ। तो फर्स्ट 6 मन्थ्समा तपाईले इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ 30 जुनमा, अर्को इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईले दिनुहुन्छ, अर्को इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईले दिनुहुन्छ कहिले दिनुहुन्छ? 31 डिसेम्बरमा, यो फेस भ्यालुमा है। ल सो 30 जुन 2020 मा 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो। मैले के इन्ट्री पास गर्छु? डिभेन्चर
इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 10 लाखमा 12% को दरले 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट कति हुन आउँछ 60,000 राइट तर यसमा हामीले टीडीएस काट्नु पर्यो टीडीएस पेएबल एकाउन्ट टीडीएस अन इन्ट्रेस्ट पेएबल एकाउन्ट है किनभने यो टीडीएस काटेको भनेको हामीले आफ्नो पकेटमा राख्नको लागि होइन हो टीडीएस पेएबल एकाउन्ट यसको कति पर्सेन्ट टीडीएस काट्न भनेछ 2%. 10%. 10% छ भाइ सर 10% टु 10%. टु डिभेन्चर होल्डर्स है डिभेन्चर होल्डरलाई अब कति दिने 54,000 है नर्मली लमा इन्कम ट्याक्स एक्टमा लेखेको छ कि तपाईले टीडीएस काट्नुहुन्छ त्यसको नेक्स्ट 7 डेज भित्रमा टीडीएस जम्मा गरिसकेको हुनुपर्छ नेपालमा 25 दिन छ इन्डियामा 7 दिनको छ प्रोभिजन है सो यसलाई चाहिँ उले डिभेन्चर होल्डरलाई त कहिले नि पेमेन्ट गरिदियो मानौ 30 मै है डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट 54,000 है नर्मली सेम डेमा मैक्सिमम अप टु 7 डेजमा मानौ यदि 7 दिनमा जम्मा गर्छ भने या सेम डेटमा जम्मा गर्छ अब तपाईले जे एजुम गर्दा पनि हुन्छ टीडीएस काट्यो मैले जम्मा गर्दिए टीडीएस काट्यो अर्को 7 दिन भित्रमा जम्मा गर्दिनु पर्ने हुन्छ है त मानौ 7 को जम्मा गर्दियो उले है या तपाई यसलाई 30th जुनमै जम्मा गरेको पनि मान्न सक्नुहुन्छ मैक्सिमम डेट हो 7 जुलाईसम्म त्यसमा गरेन भने ब्याज लाग्छ त्यो हिसाबले मैले जुन टीडीएस काटेको थिए त्यो सरकारलाई जम्मा गर्नुपर्ने कुरा छ टीडीएस पेएबल अकाउन्ट डेबिट 6,000 टु बैंक अकाउन्ट 6,000 है अब यही इन्ट्री चाहिँ रिपिट भयो अब अर्को आर्थिक वर्ष आउँछ नि आर्थिक वर्ष अब इयर एन्ड आउँछ 31 डिसेम्बर 2020 है त्यो इयरमा फेरि रिपिट गर्ने यही इन्ट्री बिकज फेरि 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट दिनु पर्छ यही काम गर्नुस् डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 60,000 टु टीडीएस पेएबल एकाउन्ट 6,000 टु डिभेन्चर holders account 54,000 same date मा डिभेन्चर होल्डर्स लाई पेमेन्ट गर्दिनुस् डिभेन्चर होल्डर्स account डेबिट टु बैंक account 54,000 र आज आई सेड 7 दिन पछि तर मानौ हामीले बैंकलाई सरकारलाई पनि त्यही दिन जम्मा गर्दिनु मेरो पैसा थोडी न यही सरकारले मलाई टीडीएस काट्ने नभनेको भए त म पुरा 60,000 अहिले डिभेन्चर होल्डरलाई दिइहाल्थे त डिभेन्चर होल्डरको पैसालाई सरकारले जम्मा गरिदिरहेको छु अन बिहाफ अफ डिभेन्चर होल्डर सो म सेम डेटमा पनि गर्दिन सक्छु आज आई सेड लले भनेको छु म्याक्सिमम 7 दिन भित्रमा जम्मा गरिसकेको हुनुपर्छ सो टीडीएस पेएबल एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट त्यो 6,000 जुन मैले काटेको थिएँ है अब इयर एन्ड हो यो इयर एन्ड छ भने के काम गर्नुहुन्छ अहिले जुन डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट तपाईले जति पनि रिकग्नाइज गर्नुभयो 6 महिनामा माथि त्यो डिभेन्चर इन्ट्रेस्टलाई त राइट अफ गर्नु पर्यो नि 31 डिसेम्बर 2020 मा यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राइट अफ गर्नुहोस् पीएल एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट है 60 र 60 मिलाएर कति हुने 1,20,000 र अब भन्नुस् क्वेशनको सुरुवातमै भनेको थियो यो 10 लाख फेस भ्यालु भएको डिभेन्चर जसकै 5 वर्ष पछि रिडीम गर्नुहोस् एकैचोटी 5 इयर्स पछि रिडीम गर्नुहोस् मतलब हरेक वर्ष पुरै लोन आउटस्ट्यान्डिङ रहन्छ पुरै डिभेन्चर आउटस्ट्यान्डिङ रहन्छ
बीचमा कुनै रिडम्सन भइरहेको छैन भने त त्यस केसमा त स्ट्रेट लाइनमा त्यसलाई लसलाई डिस्काउन्टलाई राइट अफ गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि हैन? राइट अफ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो जुन तपाईले लस रिकगनाइज गर्नुभएको छ यो दुवै खाताको एमाउन्टलाई पनि त 5 वर्षमा राइट अफ गर्नु छ। हामीले यही सिकेका थियौँ भन्दा पहिलाको कन्सेप्टमा। हामीले लोन आउटस्ट्यान्डिङ या डिभेन्चरको फेस भ्यालु आउटस्ट्यान्डिङ कति छ कुन इयरमा त्यसको रेसियोमा बाँड्छौँ। क्वेसनले जब भनिरहेछ कि एकैचोटि 5 वर्षपछि नै रिडिम हुन्छ, 1 2 3 4 5 सीधा 5 साल के बाद रिडीम होता है, यस्तो यदि भनेको छ भने त्यो त कुनै पनि इयरमा सेम एमाउन्ट नै आउटस्ट्यान्डिङ छ। त त्यस्तो केसेसहरुमा इभन त्यो सब क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी छैन, जति वर्ष त्यति टुक्रा गरिदिनु, बुझ्नुभयो? सो यसलाई 5 टुक्रा गरेर हामीले हरेक वर्ष राइट अफ गर्छौं, यसलाई पनि 5 टुक्रा गरेर हरेक वर्ष राइट अफ गर्छौं, राइट? सो 2020 को डिसेम्बरमा हामीले एउटा राइट अफ को एन्ट्री गर्नु पर्यो। सो 31 डिसेम्बर 2020 मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to discount on issue of debenture account to loss on issue of debenture account, right? यो 50,000 को 1/5, यो 1 लाख को 1/5, टोटल में कति हुन्छ भन्नुस्? 30,000 हुन्छ। This is 20,000, this is 10,000, क्लियर? अब हेर्नुहुन्छ भने कुन एन्ट्री हरेक वर्ष रिपीट होला त? सोच्नुस् है, which entry would be repeated every year? Same amount, same situations, है? डिबेन्चर इस्यु भइसक्यो। नेक्स्ट इयर 2021 को 30 जुनमा अगेन तपाई 60,000 ड्यू गर्नुहुन्छ, 54,000 पे गर्नुहुन्छ, 6,000 सरकारलाई पे गर्नुहुन्छ, फेरि 31 डिसेम्बरमा 60,000 ड्यू गर्नुहुन्छ, 54 र 6 पे गर्नुहुन्छ। त्यो इयरको एन्डमा 1,20,000 इन्ट्रेस्टलाई राइट अफ गर्नुहुन्छ र अर्कोतिर माथि दिएको 1 लाख रुपैयाँको जो डिस्काउन्ट थियो र 50,000 को जुन प्रिमियमको कारणले भएको लस थियो त्यसलाई पनि राइट अफ गर्नुहुन्छ। तो यो सबै एन्ट्री यहाँदेखि यहाँसम्म नेक्स्ट इयर्सहरुमा पनि तपाई त्यसरी नै गर्नु। मतलब 2021 को इयरमा पनि त्यही डेटहरुमा, 22 को इयरमा पनि, 23 को इयरमा पनि, 24 को इयरमा पनि। सो 20, 21, 22, 23, 24 यही कुरा एज इट इज हुन्छ। त्यो भइसके पश्चात 31 डिसेम्बर 2024 मा 5 साल त भइहाल्यो। अब डिबेन्चर होल्डरलाई फिर्ता गर्नु पर्यो कि गर्ने? पैसा गर्नु पर्यो कि गरेन? कति रुपैयाँ पैसा फिर्ता गर्नुभयो? यो 10 लाख र 50,000 यति रुपैयाँ दिनु पर्यो। यही त हामी स्वीकारेको थियो कि 5 वर्षपछि म 5% प्रिमियममा तपाईले पैसा फिर्ता गर्छु। यो पैसा हामी यो डेटमा गएर 31 डिसेम्बर 24 मा गएर रिटर्न गर्नु पर्यो। सो यो दुवै जुन तपाईले लायबिलिटी यहाँ बनाउनु भएको छ त्यही लायबिलिटी 12% डिबेन्चर भनेर 10 लाख रुपैयाँ र प्रिमियम अन रिडम्सन भनेर 50,000 रुपैयाँ टू डिबेन्चर होल्डर अकाउन्ट 10,50,000 र त्यसपछि डिबेन्चर होल्डर बाइ डेबिट टू बैंक 10,50,000 10,50,000। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सर यो फर्स्ट को एन्ट्री छ नि, फर्स्टमा त्यो एन्ट्री चाहिँ हामीले यो इयर पास किन गरेको? के गरेको? यो इयरमा पास किन गरेको त्यो फर्स्ट वाला एन्ट्री चाहिँ? 1 जनवरीमै त इस्यु भएको लेखेको छ नि। 1 जनवरी 2017। ओ सरी है, यो 1 जनवरी 2017 को रहेछ। मैले चाहिँ 1 जनवरी 2020 नै माने हेरिरहेको थिएँ।
1 जनवरी 20 मानेको हुनाले यस्तो छ। यो बेसिकली 1 जनवरी 2017 मा भयो होला। यो दुईटा कुरा I wrote it as the debenture were issued 1 जनवरी कि 1 कति थियो, 1 जनवरी थियो कि जुलाई थियो, जनवरी नै छ हो। 1 जनवरी 2017 को हो यो। अब 2017 मा पनि यो कामहरु भयो होला। यसको मतलब 2017 मा जुन जति इन्ट्री मैले भने लेखाए त्यसपछिको त्यो भयो होला। 2018 मा, 2019 मा, 2020 मा, यो 5th इयर हो। सो मैले चाहिँ 2020 मानिरहेको थिएँ, त्यही भएर त्यो मिस्टेक भयो है। 17, 18, 19, 20 5 वर्षपछि छ। सो 21 मा गएर यो काम जुन मैले लास्टको एउटा इन्ट्री देखाएँ नि तपाईलाई, पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्ट्री, त्यो 2021 को डिसेम्बरमा। ठीक छ दीपिका? यस सर। सर अनि यो जुन हामीले रिटर्न अफको एन्ट्री गरेका छौँ नि, हजुर, त्यो बाँकीको क्वेसनमा पनि त डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो रिडिमेबल अन प्रिमियम, तर त्यति बेला त हामीले रिटर्न अफको एन्ट्री गरेनौँ। यसपालि मात्रै किन गर्यौँ? त्यति बेला क्वेसनले इस्युको एन्ट्रीहरु मात्रै गर्न भनिरहेको थियो है। इयर एन्डको एन्ट्री गर्न सोधेको थिएन क्वेसनले। यहाँ क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज हेर्नुस् न के भन्छ। 2020 मा के एन्ट्री गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ कि छैन? ए भनेपछि यदि त्यसमा पनि इयर एन्डको एन्ट्री गर्ने भनेको भए हामीले यो गर्नै पर्थ्यो। गर्नु पर्यो हो। पुरै इयरको लागि एन्ट्री गर्नुपर्ने भनेको भए हामी गर्थ्यौं। तर सर यसमा 2020 सम्म मात्रै भनिरहेको छ सर। त यो हाम्रो इन्ट्री त लास्टको 21 सम्मको हो नि हैन सर? हैन, मैले पनि के भनेको छु कि 2020 को इन्ट्रीहरु यो छ। यो सबै 20 को इन्ट्रीहरु छ। र तपाईलाई मैले पुरै स्किम बुझाइरहेको छु कि यही चीज सुरुवातदेखि नै भएको भए के हुन्थ्यो होला। यो 2017 मा हामी यही यो सबै इन्ट्री अदर देन इन एडिसन टु जुन इस्यु अफ डिभेन्चर छ, यो इन्ट्री बाहेक हामीले 2017 मा पनि यही सब इन्ट्री गरेको हुन्थ्यो। यो वाला 2018 मा पनि यही सब इन्ट्री भएको होला। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो सबै इन्ट्री 2019 मा पनि यही भएको होला। 2020 मा त हामीले गर्यौं र एक्चुअली 2021 मा पनि यही इन्ट्री गर्छौं। यही सेम, किन हरेक प्रिन्सिपल त सेम छ, फेस भ्यालु त सेम छ। 10 लाख त्यही ब्याज दिनुपर्ने छ 12% को दरले। त्यसैले यो सबै इन्ट्री 2021 मा पनि सेम रहनेवाला छ। र 2021 को एन्डमा गएर फेरि उसलाई हामीले रिपेमेन्ट गरिदिन्छौँ, रिपेमेन्टको एन्ट्री गर्छौँ। मैले बुझाइरहेको छु। एक्जामिनेसनमा आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 2020 को मात्रै इन्ट्री भनेको हुनाले यो पोर्सन मात्रै हामीले गर्नुपर्छ 2020 मा। एक्जामिनेसनको लागि यति मात्रै हो। तर तपाईहरुले बुझाउनको लागि यो सबै कुरा मैले भनिरहेको छु। क्लियर? क्लियर छ भाइ? को मनीष थियो, को थियो? यस सर, क्लियर है सर। और बताओ, और कोई डाउट है इसमें? बताओ, कुछ क्लियर है? हाँ, अब मैंने जो आप लोगों को सिचुएशन बताया था कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रिमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउन्ट गरेर 9 वटा कम्बिनेसन बनाएको थिए है। तर याद गर्नुस्, प्र्याक्टिकली कुनै मान्छेलाई हामीले भन्छौं कि तिमी शेयर इशू आज ल्याऊ मसँग, हेलो हेलो, अब आयो सर, अघि त कति नै हालेको थियो। मैं मिस्टर इंडिया हो गया था, गायब हो गया था नहीं? यस सर। तर प्र्याक्टिकली सोच्नुस् न, कुनै डिभेन्चर होल्डरलाई मैले यो भनेर त्यसलाई डिभेन्चर इस्यु गर्न साध्य हुन्छ कि तिमी आज मलाई 100 रुपैयाँको चिज 105 देऊ, 5 वर्षपछि ब्याज तिमी पाउँछौ नि, तर 5 वर्षपछि मसँग 90 रुपैयाँ लिनु। मान्ला त्यस्तो डिभेन्चर होल्डरहरु? प्र्याक्टिकली फ्युचरमा डिस्काउन्टमा रिडिम हुने सम्भावनाहरू धेरै नै कम हुन्छ। थ्योरेटिकली हुन सक्छ, भयो भने पनि के गर्ने? हामीले के भनेको थियौं, डिस्काउन्टमा फ्युचरमा रिडिम भयो भने तपाईको लागि यो गेनको सिचुएसन हो र त्यस्तो गेनलाई हामीले इभन आजको डेटमा कन्सिडर गर्नु हुँदैन, कन्जर्भेटिभ भएर जानुपर्छ। तर फ्युचरमा हामीले प्रिमियममा दिनु पर्यो भने आजदेखि नै त्यसको प्रिमियमको एकाउन्टिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आउने आर्थिक वर्षहरूमा राइट अफ गर्दै जाने
सो द्याट तपाईँले प्रिमियम बराबरको जगेडा प्रॉफिटबाट जम्मा गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट जगेडा गरेर राख्नु भएको छ, त्यसबाट तपाईँ इजिली डिस्बर्स गर्न सक्नुहुन्छ। सर सजिलो हुन्छ त्यसरी। हजुर यस्तो प्र्याक्टिकली हुन्छ कहीँ, मतलब पहिला नै अब डिभेन्चर इस्यु गर्यो अनि पछि गर्यो भनेर त्यो रिडिम्सन गर्ने बेलामा डिस्काउन्टमा भनेर पहिला थोरै न मान्छ कहिले। त्यही भएर त भन्दैछु प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो सम्भव हुन्न। आज तपाईँले कसैलाई भन्नुभयो कि तिमी 500 रुपियाँ देऊ या 105 रुपियाँ देऊ र भोलिको दिनमा मसँग 90 लिनु 5 वर्षपछि, मान्दैन नि। थ्योरेटिकली यस, मान्दैन। थ्योरेटिकली यस। यदि मेरो डिभेन्चरको यति डिमान्ड छ र मैले उसलाई यो भनिरहेको छु कि देख भाई, हम अभी बाहर जाओगे ये पैसा जमा करने के लिए बैंक में तो 5% ब्याज मिलेगा, हम तुमको 15% ब्याज देंगे, लेकिन एक शर्त है, आज तुम मुझको 100 के चीज पे 110 देना पड़ेगा और हम तुमको वापस करेंगे 90 रुपये या 95 रुपये। हम क्यों तुमको कम वापस करेंगे? क्योंकि हम इस बीच में तुमको ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इस तरीके से सिचुएशन हो सकता है थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकली आज ऐसे किसी को भी बोलना कि तुम आज ज्यादा पैसा दे दो, बाद में इससे कम ले लेना, वो थोड़ा सा संभव नहीं होता। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, पार में इशू किया या डिस्काउंट में इशू किया या प्रीमियम में इशू किया, आप उसको कल के डेट पे रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, एट पार और डिस्काउंट, ये सब सिचुएशन है। इन प्रैक्टिकल लाइफ रिडम्पशन एट डिस्काउंट इज वेरी रेयर। देखो साथ के साथ इसने भी लिख दिया ना, सिचुएशन बनाने के लिए तो हमने बोल रहा है कि पार में करेंगे और पार में भी कर सकते हो, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं। डिस्काउंट में करेंगे पार और डिस्काउंट रिडीम कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं। प्रीमियम में करेंगे पार और डिस्काउंट में करेंगे और प्रीमियम में भी करेंगे। कहने की 9 कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे भी कर रहा है। 1 2 3 में 2 है तो 2 2 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, टोटल 9 कॉम्बिनेशन इसने भी बना के दिया आपको। और नीचे क्या लिख दिया, इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज वेरी रेयर। इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है जी। चलो ट्रू फॉल्स वगैरह में आप लोग कुछ पूछे थे उस दिन शायद हमसे, कि नहीं पूछे थे आप? सर फोन नंबर इसको वो बोलना, वो फॉर आस्था okay. Asta, when companies issue their own debentures as collateral security for a loan, the holder of such debentures is entitled to interest only on the amount of loan and not on the debentures. Right? अस्ति एकजनाले सोधेको थियो, सर के गर्ने त, लोन लिएको छ त्यसमा पनि ब्याज दिने र यसमा पनि ब्याज दिने, ब्याज एउटैमा दिने तर डिभेन्चर्समा को इन्ट्रेस्टमा दिने। याद गर्नुस्, मैले यो कुरा तपाईहरुलाई त्यो दिन पनि स्क्रिनमा कोल्याटरल सेक्युरिटी गर्दाखेरि के लेखेको छ, the holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debenture. इस्यु गरेकै हुँदैन नि सर, त्यति मात्र अथोरिटी दिएको हुन्छ कि इस्यु गर्छौ, अगर त्यो पे हुँदैन भने इस्यु गर्न सक्छौ। जब त्यसको पेमेन्ट हुँदैन भने त्यही डिभेन्चर जुन सेक्युरिटीमा राखेको छ त्यो कन्भर्ट भइहाल्छ एक्चुअल डिभेन्चरमा, त्यसपछि त्यसमा ब्याज लाग्न सुरु भइहाल्छ। अहिले के लेखेको छ, मैले त लोन लिएको थिएँ अनि मैले उसलाई इन्ट्रेस्ट त लोनको एमाउन्टमा दिन्छु, डिभेन्चरमा थोरै न दिन्छु। मानौ कसैलाई मैले 10 लाख रुपैयाँ कसैसँग लोन लिए र त्यसको बदलामा उसलाई मैले 15 लाखको डिभेन्चर एज अ सेक्युरिटी दिइहालेँ, त्यो के 15 लाखमा मैले उसलाई ब्याज दिने हो? ब्याज त 10 लाखमा दिने हो। तर कुनै कारणवश मैले त्यो लोनलाई रिपेमेन्ट गर्न सकिनँ, अब उसले एक्सरसाइज गर्छ 10 लाखलाई 15 लाखको डिभेन्चरबाट। अब त्यो 10 लाई 15 केमा एक्सरसाइज गर्छ कि बीचमा एरेन्जमेन्ट गरेर भाई मैले त 15 लाखको डिभेन्चर दिएको छु, मेरो 5 लाखको डिभेन्चर फिर्ता गरेर बाँकी 10 लाख डिभेन्चर राख या 5 लाख राख्छु भने फेरि मलाई 5 लाख देऊ, अब के एरेन्जमेन्ट गर्छ त्यस बेलामा त्यसमा निर्भर गर्छ। तर त्यो मोमेन्टमा मात्रै जब लोन क्यान्सल भएर त्यसलाई रिप्लेस डिभेन्चरबाट हुन्छ, त्यो पोइन्ट अफ टाइममा फेरि इन्ट्रेस्ट डिभेन्चरमा सुरु भइहाल्छ। त जबसम्म हामीले डिभेन्चर सेक्युरिटीको रूपमा राखेको छौँ भने त्यो सेक्युरिटीको फर्ममा मात्रै, कागजको फर्ममा मात्रै छ नि। That is not an instrument against which interest is required to be paid. Interest तो ओरिजिनल लोन को अगेंस्ट न जान्छ। देखेको थियो कि थिएन हेर्नुस् यहाँ, आस्था क्लियर कट लिखा है ना? हजुर सर, हैन त्यसको पछाडीको चाहिँ बुझेको थिएन, आन्सर चाहिँ अहिले बुझे। लोनमा दिने, यसले के क्वेशन सोधेको थियो, the holder of interest only on the amount of loan and not on the, त्यही कुरा त्यहाँ लेखेको थियो है।
ल अरू भन्नुहोस्। और कोई है किसी का? नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? प्र्याक्टिकल क्वेसनहरु साना छन् त आई थिंक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति डिफिकल्ट छैन। एकजनाले कसले नाम नलेखिकन लेख्नु भएको थियो है क्वेश्चन के पेज नंबर समथिंग, फेरि यदि हिम्मत के साथ नाम लिख के लिखो। हाँ डायरेक्ट मैसेज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है जैसे रंगोली तो बिना बनाता। नाम लिखा हुआ है ही नहीं है सर अभी। नहीं है। हाँ गया। बिना नाम लिखा हुआ है, ऐसे करके सितारा बम फूटता है तो नहीं बम सा आवाज आता, वैसा ही 5-7 डाला हुआ है। तुम लोग बोलते हो नहीं है ना, अब कैसे बताया तुम लोग है करके। देखो अघि आएको थियो सर। यो व्यक्ति यो दिख रहा है स्क्रीन यस सर। यस सर। है ना। 10.35 इलस्ट्रेशन 7 फेरि that I didn't understand। यसमा छ र 10.30 10.35 पुरानै युनिटको होला त्यसो भए है। युनिट 2 युनिट 2 को रहेछ। रुक्नुस्, युनिट 2 मलाई खोल्न दिनुस् त्यसो भए। त्यो अस्ति 30,000 वाला थियो नि सर, 30,000 शेयरमा 15,000 अनि 3,20,000 शेयरमा 80,000 त्यो वाला हो क्वेशन। त्यही त प्रोराटा प्रोराटा एलोटमेन्टमा सर। अब एक्जामिनेसन आउने नि त्यस्तै हो। तपाईले मात्रै के बुझ्नु पर्यो, त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यसरी वर्किङ नोट गरौँ ताकि हामीलाई थाहा होस् कति पैसा कुन मोमेन्टमा मैले होल्ड गरिरहेको छु, कति रिटर्न गर्नु परिरहेछ। दोज थिंग्स मस्ट बी नोन टु अस वेल इन एडभान्स, अनि मात्रै हामीले यसको एकाउन्टिङ एन्ट्री सजिलै गर्न सक्छौँ। हुन्छ नि व्यवहारमा हुने नि त्यस्तै। तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि कसैले एप्लिकेसन गर्छ अहिले नेपालमा पनि आइपिओहरूमा, कसैले पाउँछ कसैले पाउँदैन है। त्यो भनेको बोर्डले त्यसबेला डिसाइड गर्छ कसरी लोड गर्ने। बोर्डले पनि धेरै बढी शेयर होल्डर राख्यो भने गाह्रो हुन्छ, बरु ठुल्ठुलो एप्लिकेन्टहरूलाई पहिला दिइहाल्नु भन्न सक्ला, या होइन मलाई बढी पब्लिक राख्नु छ ताकि अलि बढी एकजनाले दियो भने भोलिको दिनमा त्यो मान्छे शेयर होल्डर आएर प्रॉब्लम क्रिएट करना सकता है ना। बोले आ रहा ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया। छोटा छोटा शेयर होल्डर होगा तो उसको मतलब ही नहीं होगा, वो अपना पैसे से मतलब रखेगा, डिविडेंड से मतलब रखेगा, वो अपना बेच बाच देगा, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं त्यो सब सिचुएसनहरुले ध्यानमा राखेर तिनीहरूले डिसिजन लिने गर्छ है। त्यो व्यक्ति छ भने अहिले पनि भनिरहेछ नि, किन आई डोन्ट नो, मैले तपाईलाई कतिचोटि भने नलजाउनुस् कि यु कम फरवर्ड एन्ड डिस्कस, यु कम फरवर्ड एन्ड डिस्कस भनेर भनेको थियो कि थिएन। त्यस्तो क्वेशनलाई पहिला त पोस्टमोर्टम गरेर त्यसको चाहिँ डिभिजन गर्दिनुस् है। याद गर्नुस् अस्ति पनि हामीले गर्दाखेरि के गरेका थियौं, क्याटेगोरीज बनाएको थियौं है। हामीले क्याटेगोरीज लेख्यौं। अब हाम्रो लागि 3 वटा क्याटेगोरी छ, 2टा क्याटेगोरी छ। क्या हो गया यार ये आज।
सो सर्टेन एप्लिकेन्ट छ त्यसको क्याटेगोरी बनाउनुस्। बिग्रियो कि क्या हो यो तपाईको क्लास सिक्न लाग्यो अनि यो बिग्रिन पनि थाल्यो है। बताऊ क्याटेगोरी छ त्यसपछि नम्बर अफ शेयर्स एप्लाइड, नम्बर अफ शेयर्स अलॉटेड, यो कुरा त क्वेशनले दिएकै हुन्छ नि हैन। यो तीनवटा इन्फर्मेसन तपाईलाई इजिली दिएको छ क्वेशनले। यसको आधारमा तपाईले छुट्याउनुस् पहिला। On the basis of these three information, कुन क्याटेगोरी छ? क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3, क्याटेगोरी 4, यसरी चारवटा क्याटेगोरी छ। चारवटा क्याटेगोरी क्वेशनले नै भनेको छ। सानसाना एप्लिकेन्टहरु छन्, ठुलठुलो एप्लिकेन्टहरु छन्, त्यसलाई सबैलाई मिलाएर तपाईले बाट्नुस्। एउटा एप्लिकेन्ट यस्तो थियो जसले 5000 शेयरको लागि अप्लाई गरेको थियो, त्यसलाई तपाईले के गर्नुभयो? पुरै 5000 एलोट गरिदिनु। अर्को एप्लिकेन्ट थियो जसले 30000 शेयरको लागि अप्लाई गरेको थियो, त्यसमा तपाईले दुईटाको बदलामा एउटा शेयर दिनुभयो। यसको मतलब 30000 शेयर अप्लाई गर्दाखेरि कति शेयर दिनुभयो? 15000। तेस्रो एप्लिकेन्ट थियो जसले 3,20,000 को लागि अप्लाई गरेको थियो, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले 1 आउट अफ 4 गर्नुभयो। 3,20,000 मा मैले कति अप्लाई एलोट गरे होला त्यसो भए? 80,000। यसरी हामीसँग टोटलमा तीन क्याटेगोरीको शेयर होल्डर थियो, एप्लिकेन्टहरु थियो बेसिकली है। मैले यहाँ टोटल लेख्दिए। टोटल एप्लिकेसन 3,55,000 आएको छ र हामीले इस्यु चाहिँ 1 लाख गरिदिएको छ है। ल अब हामीले बाँकीका कामहरु गर्नु पर्यो र बाँकीको कामहरु के छ? भाइ कति एप्लिकेसन पैसा आएको थियो, आएको एप्लिकेसन पैसालाई के गर्ने, त्यस्ता कुराहरु। सो शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, कति पैसा हामीले रिसिभ गरे हैन, र रिसिभ गरेको पैसालाई कसरी एडजस्ट गर्नु है। सो एडजस्टमेन्ट अफ एप्लिकेसन मनी, जुन एप्लिकेसन मनी मैले रिसिभ गरे, त्यो रिसिभ गरेको एप्लिकेसन मनीलाई कसरी एडजस्ट गर्छ। तो सोच्नुस् यहाँ 2 रुपैयाँ हामीले कति रुपैयाँको दरले एप्लिकेसन मनी मंगाएको थियौ? यो क्वेशनमा कति रुपैयाँको दरले मंगाएको थियौ? 2 रुपैयाँ। 2 रुपैयाँको दरले। सो यो वाला क्याटेगोरीको शेयर होल्डरले कति रुपैयाँ दिए होला? यो क्याटेगोरीले कति रुपैयाँ दिए होला? यो 5000 ले 10000 रुपैयाँ दिए होला, 30000 ले 60000 दिए होला, 3,20,000 ले 6,40,000 दिए होला। यसरी हामीले 7,10,000 रुपैयाँ रिसिभ गरे होला, राइट। अब एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने? यो पैसाहरुलाई एप्लिकेसन मनी को एडजस्टमेन्ट टुवर्ड्स एप्लिकेसन मनी हैन, टुवर्ड्स अलॉटमेन्ट, त्यसलाई अलॉटमेन्टमा, राइट। र याद गर्नुस् क्वेशनले नै भनेको थियो कि हामीले बढी भएको पैसाहरुलाई कहाँसम्म एडजस्ट गर्न सक्छौं। क्याटेगोरी 2 को लागि भनेको थियो सरप्लस छ भने अलॉटमेन्ट को अगेन्स्ट त्यसलाई एडजस्ट गरिहाल्नुस्। थर्ड क्याटेगोरीमा पनि के भनेको थियो? बढी छ भने अलॉटमेन्ट को लागि एडजस्ट गर्नुस् र त्यसपछि पनि बढी छ भने फिर्ता गर्दिनुस्, नराख्नुस् भनेको थियो नि। त्यसको मतलब टोटल हामीले यति मात्रै एडजस्ट गर्न सक्छु, राइट। र यसपछि पनि बाँकी रहन्छ भने मैले के गर्नुपर्छ? रिफन्ड गर्नुपर्छ। छ भने माथिको छ भने त्यसलाई हामीले रिफन्ड गर्नुपर्छ। सो बाँकी छ भने रिफन्ड। अब हेर्नुस् यहाँ कति राख्ने नराख्ने, त्यसको लागि कति शेयर हामीले अलॉट गरेको छौं त्यसलाई ध्यानमा राख्ने, र कति पैसा आएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि एप्लिकेसनलाई ध्यानमा राख्ने, त्यही कुरा हो। सो यसलाई 5000 शेयर मैले अलॉट गरेको छु, 2 रुपैयाँ मैले मैक्सिमम यहाँ राख्न सक्छु। अलॉटमेन्टमा मैक्सिमम कति राख्न सक्छु? अलॉटमेन्टको बेलामा कति पैसा मंगाउनु पर्ने छ? 2 रुपैयाँ। 5 रुपैयाँ हैन? हो सर, अलॉटमेन्टमा 5 रुपैयाँ। 5 रुपैयाँ त छ।
राइट। सो अब इस 5,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रोकेंगे। अब बताओ मेरे पास कुछ एक्सेस है, इन दोनों को कंपेयर करो। डू यू नहीं हैव सर। एनी एक्सेस जसलाई मैले अरु कुनै कुरामा राख्न सक्छु? छैन। यसमा 10,000 थियो, 10,000 मैले पुढे रोकिहाले, रिफन्ड पनि केही गर्नु पर्यो, राइट। तर सेकेन्ड क्याटेगोरीमा पैसा 60,000 आएको थियो, 15,000 शेयर अलॉट भएको छ, 2 रुपियाँको दरले 30,000 त मैले एप्लिकेसन मनीको टुवार्ड्स रोके, 5 रुपियाँसम्म राख्न सक्छु। 15,000 5 रुपियाँको हिसाबले 75,000, 15,000 इन्टु 5, 75,000 सम्म अझै म रोक्न सक्छु। तर मसँग एक्सेस कति छ यो एडजस्ट गरिसकेपछि? 30,000। जति छ त्यति मात्रै रोक्न पाएँ, 30,000। यसरी Yes, sir. 60,000 पुरै रोकियो अनि केही फिर्ता गर्नु पर्यो। यहाँ यो केसमा हो, यसलाई 80,000 शेयर मैले अलॉट गरेको छु, 2 रुपियाँको दरले 1,60,000 त एप्लिकेसन मनीमा गयो। अब 80 इन्टु 5, 8 इन्टु 5 कति हुन सक्छ? 4 लाख रुपियाँ। 4 लाख। अलॉटमेन्टमा 4 लाख, मसँग सरप्लस छ कति? 4,80,000। सो मैले 4 लाख चाहिँ रोकेँ र 80,000 जुन सरप्लस थियो त्यसलाई मैले रिफन्ड गरिदिएँ। यसरी 5,60,000 चाहिँ रोकियो, 80,000 रिफन्ड भयो। दिस वे तपाईँ थाहा पाउनुभयो टोटल कति पैसा यही बेला रोकियो, कति पैसा फिर्ता भयो। सो 80,000 चाहिँ फिर्ता भयो। यहाँ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईले एप्लिकेसनको पैसा भनेर एडजस्ट गर्नुभयो। 4,30,000 चाहिँ अलॉटमेन्टको लागि पहिला नै होल्ड गरिहाल्नुभयो। यसरी चाहिँ 6,30,000 चाहिँ होल्ड भयो र 80,000 फिर्ता। यो वर्किङ नोटले हामीलाई हाम्रो इन्ट्रीहरू गर्नको लागि हेल्प गर्छ, राइट। यसको आधारमा तपाईले नर्मल इन्ट्रीहरू गर्नुस् न। शेयर एप्लिकेसनको पैसा आउँदाखेरि, शेयर एप्लिकेसन रिसिभ गर्दाखेरि के एकाउन्टिङ इन्ट्री गरिन्छ? त्यो एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नुस्। बैंक account debit to share application account। कति रुपियाँ आएको छ? 7,10,000 रुपियाँ आएको छ। 7,10,000 है। र यो जुन टेबल बनाउनु भयो नि यहाँदेखि यहाँसम्म, यो सेकेन्ड नम्बर इन्ट्रीको लागि रेलेभेन्ट छ, यो फर्स्ट नम्बर इन्ट्रीको लागि रेलेभेन्ट छ जुन हामीले यहाँ गर्यो। पहिलो इन्ट्रीको लागि यो रेलेभेन्ट थियो, सेकेन्ड इन्ट्रीको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्फर्मेसन रेलेभेन्ट छ। के गर्ने? हामीलाई थाहा छ यो आएको शेयर एप्लिकेसनको पैसालाई हामीले कसरी एडजस्ट गरिरहेछौँ। सो शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 7,10,000। अब यसलाई के गरिरहेछु भन्नुस् त? यति एमाउन्ट त जेन्युइन नै छ क्यापिटलको लागि, यति एमाउन्ट एडभान्समा राखिरहेछु र यति एमाउन्ट फिर्ता गरिदिरहेछु। त्यही न छ, त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्ने छ। जुन मैले जेन्युइन मैले पाउनु पर्ने एमाउन्ट छ त्यसलाई सिधा क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने, जो कि 2 लाख रुपियाँ छ। यो वाला पार्ट 2 लाख रुपियाँ। जुन एक्सेसमा एडभान्समा राख्नु परेछ त्यसलाई तपाईँ अहिले कल्स इन एडभान्स बढेर राख्नुस्, या जुन इन्स्टलमेन्टको लागि तपाईले रोक्नु भएको छ त्यस इन्स्टलमेन्टको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ है। ध्यान दिनुस्, शेयर अलॉटमेन्ट एकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कल्स इन एडभान्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जे लेख्नुहुन्छ सब्सिक्वेन्ट इन्ट्री गर्दाखेरि त्यो अनुसार हामीले सोच्नुपर्छ। सो यो 4,30,000 # 4,30,000 र बाँकी 80,000 तपाईले फिर्ता गरिदिनु भएको थियो। सो त्यो फिर्ता गरेको पैसा टु बैंक एकाउन्ट 80,000, जो कि तपाईँले निकाल्नु नै भएको छ टेबलबाट। यो वाला डबल स्टार, ये डबल स्टार करस्पोंडिंग अमाउंट अब यहाँ दिखा दिए। सो माथिको टेबलले हामीलाई यो इन्ट्री बनाउन सजिलो। अब त्यसपछि सब्सिक्वेंट कुराहरु गर्नु छ। भाई अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? कोई नया चीज थोड़ी ना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रिमियम छ नि 1 लाख शेयरमा 5 लाख रुपियाँ 5,000 को 5 रुपियाँको दरले र त्यसमा 1 लाख रुपियाँ क्यापिटलको छ र 4 रुपियाँ प्रिमियमको छ लेखेको छ नि क्वेशनले छ कि छैन प्रिमियम 4 रुपियाँ छ लेखेको छ अनि त्यो 5 रुपियाँमा प्रिमियम पनि सामेल छ लेखेको छ हामीले यो गर्यौं अब हेर्नुस् यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पहिलादेखि नै 5 लाख गर्नु भएको छ त्यसमध्ये 4,30,000 तो पहले से मिल चुका है ना अब इसके अगेंस्ट पैसा कितना मिलेगा मुझे फिर से 5 लाख मिलेगा फिर से 5 लाख मिलेगा कि 4,23 तो मिल चुका है तो बैलेंस ही मिलेगा बैलेंस ही मिलेगा ओके तो वही एंट्री कर दो एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 हो यहाँ चूंकि अलॉटमेंट अकाउंट ने क्रेडिट भाग को छ भने ऑटोमेटिक तो हेर्नुस् यहाँ 5 लाख ले डेबिट यहाँ 4,30,000 ले क्रेडिट तो अकाउंट में छँदैछ कति 70,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 है हो यसको ठाउँमा कॉल्स इन एडवांस लेखेको भए के हुन्थ्यो होला कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट भएर 4,30,000 रहन्थ्यो और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख नै हुन्थ्यो त्यो केसमा हामीले यहाँ कॉल्स इन एडवांस लेख्ने थियौं होला मैले जस्ट देखाइदिए है त्यस्तो सिचुएसनमा कॉल्स इन एडवांस लेखेको सिचुएसनमा यही एन्ट्री अलि फरक भइहाल्थ्यो त्यो फरक के हुन्थ्यो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 और ये कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ चीज को कैंसिल करना पड़ेगा सो कॉल्स इन एडवांस लाई डेबिट गर्थ्यौं डेबिट 4,30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख दुवैमध्ये कुनै लेख्दा नै हुन्छ हैन सर यस हैन कुनै लेख्दा मतलब यहाँ यदि कॉल्स इन एडवांस एंट्री नंबर 2 मा कॉल्स इन एडवांस लेख्नु भएको छ भने यो एंट्री गर्नु होला यस्तो नहीं कि यहाँ पे किसी ने कॉल से शेयर अलॉटमेंट लिख लिया और इधर एंट्री करते समय ये कर दिया यहाँ अलॉटमेंट लिखे हो तो ये करोगे यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखे हो तो ये करोगे ठीक है जी यस सर हाँ ऑल द मनी एंड द वैल्यू वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट बाकी तो पैसा सब मिला ही है इसमें भी कभी-कभी क्या होता है ना इसी सिचुएशन में मानो इसी कैटेगरी वाले शेयर होल्डर ने का तो रिफंड हुआ है देखा जाए तो ये सेकेंड कैटेगरी वाला थर्ड कैटेगरी वाले में से तो कुछ लोगों को पैसा रिफंड हुआ है इसका मतलब इस कैटेगरी वाले के शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन वाला पैसा और अलॉटमेंट वाला पैसा पहले से एडवांस में दे रखा है फर्स्ट बॉल वाला कैसा हम उसको बाद में मांगने वाले या कॉल का पैसा हम लोग उससे बाद में मांगने वाले हो सकता है इससे कॉल के पैसे मांगते समय कुछ शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो वो कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करना पड़े इस वाले केस में भी हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने कहेगा कि पैसा नहीं दिया और वो पैसा अलॉटमेंट के समय भी नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट भी पूरा पैसा तो नहीं मिला था ना अलॉटमेंट के भी पैसा हम जो इससे मांगने वाले थे उतने पूरे पैसा हमको मिला था अलॉटमेंट का नहीं मिला था ना क्योंकि अलॉटमेंट इसको हम लोग 15,000 शेयर किए थे और 15,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 15,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 75,000 बन रहा था लेकिन हमारे पास एक से सिर्फ 30,000 था तो मैंने 30,000 रोका था तो 45,000 तो बाकी था ना इन कैटेगरीज में भी अब इस कैटेगरी के एक कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने भी अप्लाई किया था 500 शेयर तो उसको कितना मिला होगा 30,000 पे 15,000 मिला और उसने अगर 500 शेयर अप्लाई किया था तो इसको कितना मिला होगा इसका मतलब 250 मिला होगा उसी अनुपात में तो ये वाला शेयर होल्डर मानो अलॉटमेंट के समय कुछ पैसे जो इनसे मिलने वाला था वो पैसा नहीं मिला नहीं दिया उस समय हम उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इस कैटेगरी के कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो वो ऑफ कोर्स कॉल के समय पैसा नहीं दिया होगा क्योंकि अलॉटमेंट तक तो इन लोगों ने पहले से एडवांस दे रखा है ना रिफंड होने का मतलब क्या हुआ अलॉटमेंट तक का पैसा पूरा मिल चुका है तो अगर ये लोग डिफॉल्ट करता है तो कॉल में डिफॉल्ट करेगा यहाँ के आदमी अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो अलॉटमेंट के समय भी डिफॉल्ट किया हो सकता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप बताओ इस क्वेश्चन में वैसे नहीं है
कंफ्यूज मत हो, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, प्लेन है। अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, क्वेश्चन खत्म। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाल रहा हूँ, वो जो कैटेगरी 2 जिसमें 30,000 एप्लीकेशन आया था और आपने 15,000 अलॉट किया था, इस कैटेगरी के अंदर कोई मिस्टर ए था, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के बोलता है, मिस्टर ए जिसको हमने 250 शेयर अलॉट किया था, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब अगर अलॉट 250 किया था तो उसने अप्लाई कितना किया होगा, 500, या 500 शेयर अप्लाई किया लिखा होगा, इसका मतलब उसको अलॉट कितना किया, 250। तो कोई एक इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है, उससे हम लोग को देखना है कि उस आदमी का एक्सेस पैसा कितना था। अब अगर आज के डेट में उसने पैसे नहीं दिए तो कितने पैसे नहीं दिए। तो अब बताओ, आप ही बताओ, अगर ये वाला शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के समय जो पैसा दिया था उसके बाद कोई भी पैसा नहीं भेजा है, व्हाट डज इट दैट मीन, कितने पैसे के कॉल्स इन एरियर हुए होंगे। तो इस केस में क्वेश्चन बुझे ना पहला, यो भन्नु। मनीष, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कैटेगरी 2 के अंदर एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उस वाले शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी के बाद कुछ भी पैसे नहीं भेजे। तो ये वाला जो एंट्री आप कर रहे होंगे ना, ये वाला बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, या ये वाला उसकी जगह पे कर रहे होंगे, उस समय आप कुछ ना कुछ तो कॉल्स इन एरियर रहेगा इस सिचुएशन में। वो कॉल्स इन एरियर भी तो यहाँ से आप हटाओगे, माइनस करोगे और उसको कॉल्स इन एरियर में लिखोगे, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो पता करना पड़ेगा कितना कॉल्स इन एरियर है। इसके लिए एक वर्किंग नोट करोगे, भाई 500 शेयर होल्डर ने शुरू में 2 रुपया दिया तो 1,000 रुपया दिया। इस 1,000 रुपये को हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट किए, उसको 250 शेयर इशू किए थे 2 रुपये के हिसाब से, 500 रुपया तो एप्लीकेशन मनी में हमने इसका रख लिया था। उसके बाद 250 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से हम 1250 रुपये तक अलॉटमेंट में मांग सकते थे, लेकिन एक्सेस कितना था, 1,000 रुपया उसने भेजा था और उसके पास 500 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका, तो एक्सेस कितना था, 500 और 500, तो हम लोग अलॉटमेंट के समय कितना, 500 750 इसका मतलब इसका 750 रुपया बाकी था ना, बाकी कॉलोनी जरुर वो सर फाइनल 750 कलमा पनि हजुर त्यही 750 कॉलोनी जरुर हुन्छ हैन सर। त्यो 750 रुपया जुन उसले दिन सकेन, यो इन्ट्री गर्ने बेलामा हामी यहाँ, यस बेलामा हामी यहाँ फाइनल कलमा एरियर नमान्ने फर्स्ट अलॉटमेंट को बेलामा पनि त पैसा कम आएको छ नि, त्यो पनि हो। 69,250 को इन्ट्री है। र फेरि 5 नंबर एंट्री, जब कॉल का पैसा मांगते हो मांगो शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका पैसा रिसीव करते समय भी इस 250 शेयर पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है बताओ, 7 रुपया। 7 रुपया। तो पूरा 7 रुपया नहीं मिला, तो 250 इंटू 7 के हिसाब से 1750 रुपया उस समय भी नहीं मिला। तो उसका जब रिसीविंग का एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 1750। ये सब चीजें जो है ना आपको समझना पड़ता है, और उसी हिसाब से हम लोग इस चीज को अकाउंट फॉर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर यो क्वेशनमा जस्तो भनेको थियो कि एक्सेस मनीलाई नि रिफन्ड गरिदेऊ, यदि भनेको हुँदैन भने हामी कलमा युज गर्ने हो। क्वेशनले तर यति पनि बेवकुफी गर्दैन, उसले एक्सेस मनीलाई के गर्ने भनेर भनिदिन्छ, कहाँसम्म रोक्ने त्यो पनि भनिदिन्छ है। के भन्दैन भने हामीले पूरे पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि, कि जितना अलॉट किया उससे ज्यादा पैसा नहीं रखते ना। आप लोग खुद ही कह रहे थे नेपाल में इतना एप्लीकेशन डालते हो, आप लोग तो बहुत पैसे डालते हो, लेकिन अलॉटमेंट नहीं होता तो क्या करता है वो, फिर्ता नहीं कर देता है, पुरै रिफन्ड गरिदिन्छ। अब जसलाई दिँदैन भने उसको त रिफन्ड गर्दैन, तर जसलाई दिए भने फेरि त पैसा पछि माग्छ भने यो भन्दा मतलब पहिला नै घेरेर राख्दा राम्रो हुन्छ नि। हुन्छ, तर ब्याज दिनुपर्छ। नेपाल में दिँदैन नि सर। ये बाबा किसलिए नहीं देता है, क्योंकि नेपाल में अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा हो ऐसा शेयर अप्लाई किए हो नहीं सर। तो इसका मतलब उसमें वो पैसा रोकेगा, वो तो फिरता ही करेगा ना तुमको। यस सर। क्लियर है? देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझना जरूरी है। मैं इसको अगर लेंदी लेके जाऊं तो आप लोगों को
बस कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। मानो इसी चीज को जो मैंने अभी ये बोला है ना, उसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। इसी क्वेश्चन में ये नहीं था, ये एरियर वाला चीज नहीं था, मैंने अपने हिसाब से एरियर इसके अंदर डाल दिया। अब ये वाला 250 शेयर, ये 250 500 शेयर जो अप्लाई किया था, उसके बदले में आपने जो 250 शेयर अलॉट किया था, ये 250 शेयर चूंकि इसने अलॉटमेंट के समय 750 रुपया नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल के समय 1750 नहीं दिया था, उस समय आपने क्या किया, इनका शेयर फोरफिट कर लिया। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? बोल नहीं रहा भाई। यस सर। तो उस फोरफीचर का क्या एंट्री पास करोगे, बताओ बताओ। फोरफीचर का क्या एंट्री हम लोग करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फर कॉल सिनेरियो त्यति टू 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 टु कल सिनेरियो पनि लेख्न सक्छौ कि त हो, त्यति आएर लेख्दा नि हुन्छ। राइट। इसमें के अनि थियो, कल सिनेरियो 750 रुपया और 1750 1750 2500 रुपैयाँ 2500 रुपया पाएन, 250 शेयर थियो, 10 रुपया को दर ले थियो, है ना, 10 रुपया को शेयर, यस सर। 25 से। अब बताओ, एरियर ही 1750 और 750 है और 2500 आया, फोरफीचर में क्या जाएगा तो फिर? सर प्रिमियम को रुपैयाँ हामीहरू सायद लेखेनौँ। ओ, यो शेयरलाई मैले प्रिमियममा पनि इस्यु गरेको थिएँ, राइट। सो प्रिमियमलाई पनि म रिभर्स गर्छु। यहाँ एउटा कुरा बुझिराख्नु जरुरी छ, एकदम इंटरेस्टिंगली समझने की जरूरत है। वो क्या, आप देखो ना, अलॉटमेंट के समय हम प्रीमियम मांगे थे 4 रुपया, 1 रुपया प्लस 4 करके 5 रुपया अलॉटमेंट के समय मांगे थे ना। यस सर। और उस समय जो हमको पैसा मिला था, एक्सेस कितना था, ये 250 शेयर पे हम लोगों को एक्सेस कितना, 500 रुपया मिला था। टोटल 500 शेयर उसने अप्लाई किया था, 2 रुपए के हिसाब से 1000, इतना तो मैंने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया। और एक्सेस जो था वो 250 इंटू 2 500 रुपया था, राइट। अब इस 500 रुपए का, इस 500 रुपए से क्या आप अलॉटमेंट का पैसा रिकवर कर पाए थे, पूरा रूप से रिकवर कर पाए थे? इस 1 रुपए और 4 रुपए में क्या है, 250 इंटू 1, 250 रुपए अलॉटमेंट के टुवर्ड्स मांग रहे हैं, और उसी अलॉटमेंट में 250 शेयर अलॉट करने की वजह से 4 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए हम प्रीमियम मनी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं ना। जो एक्सेस था, अगर वो एक्सेस वाला अमाउंट, ध्यान देना बस, ये एक्सेस वाला अमाउंट से पूर्ण रूप से अगर प्रीमियम में पैसा मिल चुका है, 100% पूरा प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है, तो वो एक बार इस खाता में चला गया, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम तो यहाँ रिवर्स ही कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके। लेकिन यहाँ जितना पैसा हमारे पास एक्सेस था, उस एक्सेस में से मैंने पूर्ण रूप से प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 250 रुपए यहाँ, 1000 रुपए यहाँ, 1250 रुपए मांगे हो ना। इस 1250 के अगेंस्ट तुमको 500 रुपया मिला है, प्रीमियम का पूरा पैसा तो नहीं मिला है ना, लेकिन थोड़ा सा तो मिला है। थोड़ा मिला तो उसको हम लोग प्रीमियम अकाउंट को ऐसे मान के चलो ना, प्रीमियम अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि संतुष्ट होता है जब पूरे उसका पैसा मिल जाता है, और पूरा पैसा नहीं मिलता है तो जब फॉरफीचर होगा तो वो भी रिवर्स हो जाता है। इस लॉजिक से आप इसको समझो, इस वजह से हम लोग प्रीमियम को यहाँ पे रिवर्स करेंगे। लेकिन यही फॉरफीचर, याद रखो, यही चीज थर्ड कैटेगरी के अगर कोई शेयर होल्डर का फॉरफीचर हो रहा होता, थर्ड कैटेगरी में भी तो शेयर होल्डर थे ना, उसमें से फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, हम उस समय फॉरफिट कर दिए, तो थर्ड कैटेगरी वाला शेयर होल्डर ने तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे रखा था ना प्रवीण, मनीष? दे रखा था। तो उन केस में जब अगर हम फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे, तो चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा पैसा मिल चुका है, तो वहां पे प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगा। इससे सेकेंड कैटेगरी का शेयर होल्डर है, और सेकेंड कैटेगरी के शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय ही डिफॉल्ट, अलॉटमेंट के समय ही शॉर्ट पेमेंट किया हुआ था, और इसी समय से डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया,
तो इसका मतलब मेरा प्रीमियम का पैसा भी पूरा नहीं मिला हुआ है, अधूरा मिला हुआ है, इसीलिए मैं प्रीमियम को भी रिवर्स करूंगा 4 रुपए की दर से, और 10 रुपया का कैपिटलाइज किया था उसको भी रिवर्स करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ पे 25 से, तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा 1000। अनि सर यही त्यो एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। सर त्यो 500 रुपैयाँ अलि एकचोटि अरू बुझाइदिनु न। त्यही त 500 रुपियाँ कहाँ गयो त्यो? कहाँ आयो? 5 से कहाँ गयो, 1000 यही घुसेर आयो कि उससे जितना पैसा मिले था सारा पैसा जब्त हो गया, उसने 5 से थोड़ी जमा ए किया था। ए ए त्यो प्रोपोर्सनेट अनुसारले नगर्ने, जति हुन्छ त्यो सेक्युरिटी प्रिमियम सबैलाई गर्ने हैन। जबसम्म त्यो पुरै रिसिभ भएको हुँदैन तबसम्म हामी त्यसलाई गर्दैन। जबसम्म पूरे रिसीव भाग होने तबसम्म प्रीमियम अकाउंट ऐसा है कि जो एक बार पूरा, देखो उसने पूरा मुंह खोला हुआ था ऐसे करके करके खोले हुआ था, उसके अंदर उसका हिस्सा कितना था 1000 रुपए का था, उस 1000 में आपने थोड़ा सा डाल दिया तो मुंह बंद नहीं किए हुआ है, खोल के बैठा हुआ है, जब्त करोगे तो उस मुंह में से निकाल सकते हो वो प्रीमियम वाला। लेकिन अगर उसको पूरे 1000 दे चुके हो अगर, तो मुंह बंद कर चुके, आप निकाल नहीं सकते आप। बुझिहाले सर। है यही कैटेगरी 3 के शेयर होल्डर होता तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बनाता हूं इसी में। कैटेगरी 3 के शेयर होल्डर थे मिस्टर बी करके, एक मिस्टर बी करके कैटेगरी 3 के शेयर होल्डर था, उसको हमने 200 शेयर अलॉट किए था, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन। कैटेगरी 3 में एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किया हुआ था, ये शेयर होल्डर ने सब्सिक्वेंट पेमेंट आफ्टर एप्लीकेशन नहीं दिया। एप्लीकेशन के समय जो पैसा दिया था उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए, तब हम उसके शेयर को जब्त कर लिए। तो उस केस में कॉल्स इन का अकाउंटिंग करते समय आप बताओ, ये थर्ड कैटेगरी का शेयर होल्डर है जिसका पहले से ही इतना पैसा आया हुआ था कि उसका अलॉटमेंट तक का पैसा रिटेन हो गया था, उसके बियॉन्ड उसके पास जो था वो वापस हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हुआ कि उसने अलॉटमेंट का पैसा पूरा पहले से दे रखा है, और अलॉटमेंट का दे रखा है तो उसके अंदर प्रीमियम भी उसी के अंदर उस अलॉटमेंट में शामिल था, इसका मतलब प्रीमियम भी दे रखा है। इसका मतलब प्रीमियम ने मुंह खुला हुआ था, उसके अंदर पूरा पैसा गया, उसने मुंह बंद कर लिया, उसमें से नहीं निकाल सकते। तो उस हिसाब से सोचो। अब इसका अकाउंटिंग भी देखोगे, इसको मैं पहले पोस्टमार्टम कर देता हूँ। 200 शेयर अलॉट हुआ था, इसका मतलब इसने अप्लाई कितना शेयर किया होगा 400। फिर बोलता थर्ड कैटेगरी में ऐसा था 1/4 थियो। नहीं 1/4 दिया सर। कितना अप्लाई किया होगा 800 शेयर अप्लाई किया होगा, राइट। तो इसका मतलब 800 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से हमारे पास 1600 रुपये आया हुआ था। इसको मैंने 200 शेयर अप्लाई किया, एप्लीकेशन में 400 एडजस्ट कर लिए। उसके बाद 200 शेयर पे हम 5 रुपए के हिसाब से, इस 5 रुपए के अंदर कहीं ना कहीं प्रीमियम भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1000 रुपया रख लिए। और उसके बाद बचा हुआ कितना था 200 रुपया, बैलेंस 200 था, उसको मैंने रिफंड कर दिया था। अब ये वाला शेयर होल्डर अगर डिफॉल्ट करता है तो बताओ डिफॉल्ट किस वाले अमाउंट में होगा, अलॉटमेंट वाले अमाउंट में होगा डिफॉल्ट? पहले से पूरा मिल चुका है, डिफॉल्ट सिर्फ इस वाले में होगा। यहाँ तो पहले से पूरा मिल चुका है, यहाँ पे पूरा आ ही गया था, सिर्फ डिफॉल्ट कॉल में होगा। तो इसका कॉल्स इन एरियर का एंट्री आप किस समय पास किए होंगे? कॉल के डिमांड करते समय एंट्री पास किए होंगे, राइट। उस कॉल का जब पैसा आया होगा उस समय बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर का एंट्री इस समय आपने पास किया, राइट। अब ये वाला शेयर होल्डर का शेयर अगर जब्त होगा तो उस समय क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू 10 2000। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखना जरूरी है? नो, तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। कि प्रीमियम पहले अगर पूर्ण रूप से मिल चुका है, मिल चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम एक ऐसा अकाउंट है जिसने एक बार खाना खा लिया वो उल्टी नहीं करता है, जब तक मुंह खुला हुआ है तब तक उल्टी करता है। टू कॉल्स इन एरिया 1400 कॉल्स इन एरिया कितना हुआ इस केस में 1400 और 2 फॉर फीचर
कितना हुआ बताओ? 600। 600 अब आप लोग के माइंड में ये चीज आएगा, सर उसने पैसे तो सर 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 2 रुपए के हिसाब से 1600 रुपया दे दिया था, लेकिन आप जब्त सिर्फ 600 कर रहे हो। क्यों 600 जब्त कर रहे हैं? क्योंकि उसको जब प्रीमियम का अकाउंट क्योंकि 1000 इस 1600 में से 1000 रुपया प्रीमियम के लिए था और प्रीमियम हाँ। खाता में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो जो चीज ट्रांसफर हो चुका है उसको हम जब्त क्यों करेंगे? याद करो, हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट ले जाते हुए भी जब कभी कल के डेट में इस फॉरफीचर को री इशू करते थे, सेल करते थे, तो उस केस में अगर मानो पार वैल्यू या पार से ऊपर के वैल्यू में री इशू हो जाता था, तो ये पूरे फॉरफीचर का अमाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता था? किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था? कैपिटल रिजर्व। ये रिजर्व भी और सिक्योरिटी प्रीमियम भी, दोनों कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। इसका लॉजिक क्या आया? भाई एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया है, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाके बैठा हुआ है, थ्रू फॉरफीचर भी कल के डेट में वो रिजर्व में ही आने वाला है, कैपिटल रिजर्व में। भले ही तो अलग अलग अकाउंट है, लेकिन आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, इसी हेडिंग के अंदर आएगा। और दूसरा लॉजिक क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पर्पस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था ना सेक्शन 52 में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और यूसेज में से उस अकाउंट में जाने के बाद, पूर्ण रूप से जाने के बाद, वो निकालने का यूसेज बहुत लिमिटेड है। पूरा नहीं गया है, इसका मतलब वो खाता में उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ शेयर के अगेंस्ट जितना जाना था उतना नहीं गया है, तब तो हम वापस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर वाला केस में कैटेगरी 2 का शेयर होल्डर है तो आप वापस ले सकते हो, और आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को वापस डेबिट रिवर्स करके आप पूरे अमाउंट को फॉरफिट कर सकते हो। लेकिन वही सिचुएशन 3 का केस था, कैटेगरी 3 का कोई डिफॉल्ट का केस था, तो हमने क्या सोचा था कि नहीं भाई, पूरा पैसा पहले से जा चुका है इसके अंदर 1000 रुपया, इसको वापस निकालना मुश्किल है। इसीलिए इस तरह के केसेस के फॉरफीचर के समय प्रीमियम अकाउंट को वापस से डेबिट नहीं करना है। वैसे तो कोई भी इलस्ट्रेशन ऐसा नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा जोड़ के आ सकता है, तो आप बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट करना। पहला इशू का एंट्री करना, रिसीव का पैसे का एंट्री करना, उसको कॉल सिनेरियो में डालना, एडवांस में डालना, वो हो जाने के बाद तब जाके लास्ट में फॉरफीचर का एंट्री करना। और फॉरफीचर करते समय बस एक चीज लॉजिकली ध्यान देना, कौन से कैटेगरी का शेयर होल्डर है, क्या उसने प्रीमियम का पैसा पहले से पूरा दे रखा है, पूरा पूरा दे रखा है, तो उसको रिवर्स यहाँ पे नहीं करना है, फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लेके रिवर्स नहीं करना है। लेकिन पूरा नहीं दिया है, पार्ट में दिया हुआ, तो भैया पूरा पैसा रिवर्स कर, जितना भी गया उसके अंदर वो रिवर्स कर, उसको कहीं ना कहीं फॉरफीचर में ले जाओ। क्लियर सर सभी लाई? अब यस सर। कोई है जिसको डाउट है अभी भी? यही क्वेश्चन पूछा था ना, जिसने नाम बिना लिखे पूछा था भाई, कर लोगे? अब अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में? मैंने सिर्फ फाइनल कॉल का एंट्री नहीं किया, बाकी तो कर ही दिया था ना। और ये बाकी मैंने कुछ चीज अपने मन से ऐड कर दिया है, ताकि हो सकता है एग्जामिनेशन में कभी आए तो आप मिस करके नहीं आओगे। ये मत कहना कि इस तो क्लास में हमने डिस्कस ही नहीं किया था, है ना? वो होता है नॉर्मल। तो लेके बोल ही रहे थे हो। यस सर। ल सर यदि अलटमेन्टको सरी एप्लिकेसनको बेलामा कसैले एक्सेस सेयर दिएछ, त्यो प्रोडाटा गरिराख्नु भइरहेछ र बिचमा या अलटमेन्टमा गएर उसले कल्सिन एरर दिएछ, तो उस कल्सिन एरर कसरी निकाल्ने? वही तो अभी बता रहे थे भाई। नहीं नहीं, ऐसे केस नहीं। जैसे यहाँ पर तो यसले यहाँ भनेछ कि यति सेयर यसले दिएछ, जस्तै डाइरेक्ट कुनै कम्पनीमा जस्तै 1000वटा सेयर आयो, 2000 उसले 1000वटा इस्यु गरेको थियो, 1500 आयो, उसले 500 या 1700 आयो, उसले 700 लाई प्रोराटा गर्यो। र प्रोराटाको जति अलटमेन्टको केसमा भन्यो कि एउटा सेयर जसले मानौ 200वटा सेयर होल्ड गरेछ, उसले कल्सिन एरर गर्यो। उसले कसरी थाहा पाउनु कि उसको सेयर त्यो प्रोराटाको केसमा पनि उसको सेयर छ कि छैन, उसले त्यतिबाट क्वेश्चन यति बेवकूफ छैन जो तपाईँलाई भन्दैन। उसले लेख्छ कि एउटा शेयर होल्डर जसले 200 शेयर होल्ड गरिरहेछ, जो कि यो क्याटेगोरीको थियो जसमा 4 वटा एप्लिकेसनलाई एउटा शेयर इस्यु भएको थियो, या यो क्याटेगोरीमा छ जसलाई 2टा एप्लिकेसनमा एउटा शेयर अलट भएको थियो, त्यो भन्छ। यदि भनेर त है बाबा, कसरी भन्दैन यार, नचाहिँदो कुरा गर्छौ तिमी।
प्रोराटा यदि भएको छ भने त्यो भनेको हुन्छ ल एउटै क्याटेगोरीको छ मानौ सर के म अहिले त्यो क्वेसन छैन, एउटा क्वेसन यस्तै थियो त्यसमा यो दिएकै सुन छैन कि त्यो कुन सुन न पहिला मैले भनेको कुरा सुन। मैले भने एउटै क्याटेगोरीको थियो, यहाँ त 3 क्याटेगोरी छ भने उसले क्वेसनले भनेकै हुनुपर्छ। एउटै क्याटेगोरी थियो, मात्रै भने कि 2 लाख एप्लिकेसन आयो त्यसलाई मैले 1 लाख सेयर अलॉट गरे, त क्याटेगोरी एउटै छ नि, त्यसमा भनिराख्नु छोडी न जरुरी छ। त्यो केसमा एउटा शेयर होल्डर जसलाई मैले 500 शेयर अलॉट गरेको थिएँ, यसको मतलब उसले कति एप्लाई गरेको थियो होला? 1000 शेयर एप्लाई गरेको थियो होला। क्याटेगोरी एउटा हुँदाखेरि उसले भनिराख्नु पर्दैन नि। यदि सर 1500 शेयर उसले गर्यो, 1500 शेयर आएछ, उसले 1000 लियो, 500 लाई उसले प्रोराटा गर्यो, फेरि भने चाहिँ यहाँ यो 500 लाई प्रोराटा थोडी न गर्छ यार, 500 लाई प्रोराटा 1500 लाई नि प्रोराटा गर्छ। त्यो 1500 लाई नै गर्छ, तर 1000 रुपैयाँको त अलटमेन्टमा राख्छ नि, सरी एप्लिकेसनमा राख्छ नि। हो हो, अब 500 जुन एक्स्ट्रा आउँछ उसलाई अगाडि पठाउँछ नि। त्यही केस त अहिले पनि गरिरहेको थियो 250 होइन, त्यो म भनेको छैन सर, यो केस त बुझिहालेँ। जस्तै यहाँ यो 500 लाई एक्स्ट्रा त अगाडि पठाउँछ, तर त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्टमा जुन मान्नु हुनसक्छ कसैले एक्स्ट्रा एमाउन्ट दियो होला, कसैले एक्स्ट्रा एमाउन्ट नदियो होला, त्यो 500 भित्र त यो जरुरी छैन कि त्यो 1000 वटैले त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट दियो होला या बढीको लागि एप्लाई गर्यो होला। त्यो मानु यसले 250 वटा शेयर होल्ड गरेछ, यसले कल्सिन एरर गर्यो, त यो जरुरी थोडी न छ कि उसले त्यति बेला पनि एक्स्ट्रा पैसा दिए थियो या एक्स्ट्रा पैसा दिए थिएन। दिए थियो भने कति दिए थियो? दिए छैन भने त त्यो सबै कल इन एररमा गइहाल्छ नि यहाँ। यदि उसले, तिमी कसरी थाहा पाउँछौ कि उसले दिएछ कि छैन? यदि दियो होला त्यो नथाहा पाउने सिचुएसन राखेर कसैले क्वेसन फ्रेम गर्छ त? तिमी आफै दुई त्यस्तो तरिकाको कहाँ हुन्छ हो? अब ए त्यस्तो बाबा सुन, एक मिनट थाहै छैन। श्याम 1 मिनट रुक जाओ, हम बोलते हैं। श्याम ही है ना? देखो, मानो 3 लाख शेयर किसी ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन आया था, और हमने 2 लाख शेयर अलॉट किया। या तो ये एक ही किसी कैटेगरी के अंदर होगा या सिंगल कैटेगरी होगा, कि जिस कोई भी शेयर होल्डर जिसने 3 अप्लाई किया था उसको 2 मिला है। उस एक ही सिंगल कैटेगरी में आप बोलोगे कि सर एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 1500 शेयर अप्लाई किया था, इसका मतलब उसको 1000 शेयर मिला होगा, या उसने 1500 शेयर उसको मिला है, इसका मतलब 2250 शेयर होगा। एक यहाँ पर मुझे एक डाउट है सर, अगर 3000 शेयर एप्लीकेशन था, 2000 मीन्स एप्लीकेशन में आया, 2000 उसने अलॉट किया, तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना है कि सर हर एक ने वो रेशियो में डाला होगा। फिर यही कंसेप्ट तुम्हारा गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकता है। कंपनी या तो एक ही कैटेगरी मेंटेन करेगा या इसको मल्टीपल कैटेगरी मेंटेन करेगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमने किया था कि 3 लाख शेयर होल्डर, 3 लाख जो एप्लीकेशन आया है ना, इस 3 लाख एप्लीकेशन को पहले वो कैटेगराइज करेगा कि लेस देन 100 कितना के लिए अप्लाई करने वाले कितने शेयर होल्डर थे, कितने एप्लीकेशन आया है, मोर देन 100 और लेस देन 500,000 एप्लीकेशन वाले कितने हैं, उसका कितना एप्लीकेशन आया, कैटेगराइज करेगा ना। उसके बाद डिसाइड करेगा इसको पूरा दे दो, इसको 50% दे दो, इसको 25% दे दो, ये सब चीज उसके बाद डिसाइड करेगा। अगर वो ये डिसीजन नहीं लेता है और क्वेश्चन आपको ये चीज नहीं बोल रहा है, तो आप हवा में थोड़ी ना मान लोगे कि इसमें कुछ लोगों को तो पूरा मिला होगा, कुछ लोगों को आधा मिला होगा, कुछ लोगों को 1/4 मिला होगा। अगर ये चीज नहीं किया है, इस तरीके से बांट फाट नहीं किया है, कैटेगराइजेशन नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में तो सीधा मानेंगे ना कि 3 लाख एप्लीकेशन आया था, 2 लाख बांटा गया। इसका मतलब हर आदमी के ऊपर ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ, जितने भी एप्लीकेशन आए होंगे सभी के ऊपर ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ। ये एक्टिविटी क्वेश्चन बिना बताए आपको ऐसे ही बोलेगा गेस करो, तो ऐसे हो गया ना कि राह चलते हुए लोगों का भीड़ में हमने पत्थर फेंका, हम ये मान के चल रहे कि तो सीए का स्टूडेंट को ही लगेगा। वो लक्ष्मी नगर में सिर्फ हो सकता है, दिल्ली में तो नहीं, काठमांडू में तो नहीं हो सकता ना, वहां पता बहुत सारे हैं, किसी ना किसी को फेंकेंगे तो या तो सीए मिलेगा, या तो सीए का फैमिली मेंबर मिलेगा, या सीए का स्टूडेंट मिलेगा। वहां चोट उसी को लगना है। दिल्ली में तो नहीं, काठमांडू में तो नहीं मान सकते ना ऐसे। यहाँ त एओसी माथि फाल्नुपर्छ। हाँ, एओसी में गएर फाल्नुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ। बुझ्यो भाइ? ओके सर।
नहीं समझ में अभी भी? तुम्हारे शब्दों से ये पता समझ चला नहीं? नहीं समझ में। तो कंपनी क्या करती है, इस तरीके के जब एप्लीकेशन आता है ना, तो वो सही में देखा जाए प्रैक्टिकली, तो वो फिल्टर करती है पहले। जैसे ना, जैसे चुनाव होता है आजकल, तो चुनाव होने वाला लग रहा है, देखो कब होता है चुनाव। होता है और पेपर बैलेट वाला चुनाव होता है। तो कोई आदमी जाता है कांग्रेस को ठप्पा मारता है, कोई आता है माले को मारता है, कोई आता है माओवादी को मारता है। उसके बाद कागज को क्या करता है, कांग्रेस वाला एक तरफ इकट्ठा होता है उसको काउंटिंग करता है। ऐसे ही एप्लीकेशन जब आता है ना, और मैनुअल एप्लीकेशन, अभी तो आप लोग डीमैट देख रहे हो, जमाना आप लोग डीमैट का देख रहे हो, और एप्लीकेशन भी डीमैट में जा रहा है ना। वो एक जमाना ही नहीं देखा जहाँ पे कागज के टुकड़े पे एप्लीकेशन भरा जाता था। इसीलिए आप लोग को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग वो देखे हुए हैं। तो इतना भी ज्यादा पुराना नहीं हो गया कि आप मान लो कि ये 50 साल पहले का चीज है। ये अभी भी 2007-8 तक होता था ये। और अभी भी इंडिया में एप्लीकेशन डालने का तरीका मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों है। अलॉटमेंट होने के बाद शेयर, नेपालमा त भर्खर अनलाइन आएको नि सर। नेपालमा एप्लिकेसन मात्रै अनलाइन छ कि अनलाइन मात्रै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। इन्डियामा अहिले पनि अफलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अलॉटमेन्ट भइसकेपछि शेयर डीमैटमा तपाईको क्रेडिट हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। तर एप्लिकेसन गर्ने काम अफलाइन अनलाइन दुवै अलाउ छ। यहाँ के छ, अलॉटमेन्ट भएपछि शेयर पनि तपाईको खातैमा आउँछ डीमैट भएर, डिमेटेरियलाइज भएर, र एप्लाई पनि तपाईले अनलाइन नै गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? अगर इन्डियामा अहिले पनि अफलाइन अनलाइन दुवै एप्लाई गर्ने तरिका छ के। सजिलो अनलाइन हुन्छ एप्लाई गर्न, आफ्नो ठाउँमा छ। पहिला के हुन्थ्यो, एउटा यस्तो शेयर एप्लीकेशन को कागज हर नुक्कड़ हर चौराहे पे जो भी मर्चेंट बैंकर है, इशू मैनेजर जो होता है ना, जैसे आप लोग यहाँ पे भी शेयर अप्लाई करते हो, लिखा होता है ना इसका इशू मैनेजर कौन है। किसी में NIBL कैपिटल लिखा होता है, किसी में लक्ष्मी कैपिटल लिखा होता है, किसी में नविल इन्वेस्ट लिखा होता है, कुछ लिखा होता है ना। इशू मैनेजर क्या करता था, ऐसे ये शेयर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करवा के और ये शेयर हर नुक्कड़ हर चौराहे पर डाल देता, ताकि आदमी पान खाने के लिए गया तो वो पान की दुकान में मिल गया, अच्छा इस कंपनी का शेयर आ रहा है, चलो मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे एक एप्लीकेशन लेके जाऊंगा। किसी ऐसे ग्रोसरी स्टोर के बाहर रख देता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को पता चले कि इस शेयर के बारे में, इस शेयर का एप्लीकेशन डालना है। ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप सारा डिटेल डाल के अप्लाई करो। ये कागज का टुकड़ा जब कंपनी में आएगा तो उस कंपनी में उसका बांट फाट तो होगा ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि लेस देन 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोर देन 100 शेयर्स के लिए और लेस देन मानो 1000 शेयर्स के लिए, कुछ ऐसे होंगे जो मोर देन 1000 और लेस देन 5000 के लिए किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मोर देन 5000 के लिए किए होंगे। इस तरीके से हम लोग पहले फिल्टर कर लेंगे। अब उसके बाद डिसाइड करेगा डायरेक्टर, ये तो छोटे छोटे माइक्रो शेयर होल्डर हुआ ना, माइक्रो इन्वेस्टर हुआ ना, इसको ऐसा करो जितना एप्लीकेशन आया उतना ही अलॉट कर दो। ये इन लोगों को 80% अलॉट करो, जितना अप्लाई किया उसका 80% अलॉट करो, 20% जो बच जाता है, अगर 100% पैसा सिंगल इंस्टॉलमेंट मंगा रहे तो 20% का पैसा वापस कर देंगे। नहीं, अगर पार्ट में इंस्टॉलमेंट में आ रहा तो ये 20% वाला पैसा हम लोग अलॉटमेंट के टुवर्ड्स, फर्स्ट कॉल के टुवर्ड्स, सब्सिक्वेंट कॉल्स के टुवर्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं। इन वाले केस में मानो तुम कहोगे 75 या 50% अलॉट कर दो, इस वाले में कहोगे 25% अलॉट कर दो। ये काम करोगे ना यार, बिना किए थोड़ी ना बोलोगे कि कौन सा शेयर होल्डर किस कैटेगरी में है। जब तक करोगे तब तक ही पता चलेगा। ये डिसीजन लिया जाता है। हाँ, ये नहीं लिया तो उस केस में वो क्या करता है भाई, सिंगल कैटेगरी बना देता है। भाई टोटल कितने एप्लीकेशन आए और टोटल कितना शेयर इशू करना है, सिंगल कैटेगरी बना दिया। और उस कैटेगरी का मतलब मानो 3 लाख शेयर आया, हमने 1 लाख शेयर इशू किया, इसका मतलब सीधा 1/3 इशू हुआ। या 3 लाख एप्लीकेशन आया, 2 लाख अलॉट हुआ है, तो 2/3 कैटेगरी बनी। उस केस में तो और आसान हो गया। हम सबसे आसान इसी सिचुएशन को मानते हैं, क्योंकि है ही नहीं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है किसका एक्सेस आया था किसका नहीं आया था, सीधा सीधा पता चल गया। तो 3 लाख आया था, 2 लाख अलॉट हुआ है, 1 लाख का एक्सेस पैसा हुआ है। अब एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया है, प्रीमियम का पैसा सॉरी अलॉटमेंट के समय 5 रुपया है, मानो इसमें 1 + 4 का था, प्रीमियम 4 रुपये था और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 7 रुपये का। अब इस वाले सिचुएशन में 3 लाख एप्लीकेशन आना और 2 लाख अलॉट होना,
इस वाले सिचुएशन में तो सबसे आसान हो गया ना, हमको वो टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है मुझे कि 3 लाख एप्लीकेशन आया, 2 रुपया, 6 लाख रुपया आया होगा, 2 लाख अलॉट कर रहे हैं, 2 × 2 4 लाख इधर एडजस्ट कर दिए, बाकी 2 लाख में 5 रुपए के हिसाब से हम 10 लाख मांग सकते थे, लेकिन मेरे पास एक्सेस कितना है, सिर्फ 2 लाख। 6 लाख रुपए आया हुआ है, 4 लाख एडजस्ट हो चुका है, 2 लाख मेरे पास एक्सेस है। अलॉटमेंट के समय 5 के हिसाब से हम 2 लाख शेयर पे 10 लाख मांग सकते थे, मेरे पास है एक्सेस। इसका मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट सिर्फ मैंने 2 लाख रुपया रोक के रखा। सिंगल एंट्री टेबल भी बिना बनाए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट, वो पूरा मैंने लिख रहा हूँ। 3 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए आया। अब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस मान लो या अलॉटमेंट अकाउंट मान लो। आया समझ में? बस आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखना कि जब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, उस प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में मल्टीपल कैटेगरीज अगर है या सिंगल कैटेगरी, सिंगल कैटेगरी है तो इजी है, आपको टेबल बिना बनाए कर सकते हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल में आप कैटेगरी वाइज एक्सेस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, एक्सेस अमाउंट कैसे यूटिलाइज हुआ है, वो टेबल के आधार पे आप डिसाइड करेंगे। और एक बार ये डिसीजन हो जाएगा, तो आपको फिर सजीलो होगा आने के दिन में किस कैटेगरी वालों ने डिफॉल्ट किया था और उस कैटेगरी का हमने क्या काम किया था, उसको पूरे शेयर अलॉट किए थे या 50% किए थे या 25% किए थे। हेंस उसने आज के डेट में डिफॉल्ट किया तो उसका पहले से एक्सेस आया हुआ पैसा था कि नहीं था, आया था, पहले से एक्सेस आया हुआ था तो क्या उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा 100% आ गया था या प्रोपोर्शनल मतलब पार्शियल सिर्फ आया हुआ था। अगर 100% आया हुआ है तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, नो रिवर्सल। लेकिन अगर पार्शियल आया हुआ तो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग रिवर्स करते हैं। ये चीज आपको समझ में रखना, दिमाग में रखना। क्लियर सर? यस सर। भगवान नारायण वासुदेव। अब क्या करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं या कंटिन्यू करें 10 बजे तक? जल्दी बताओ। आपकी आज्ञा सर। हम रेडी है सर। अच्छा ऐसा करते हैं ना, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट का लेते हैं। आप लोग क्या करो, क्विकली अपना थोड़ा सा ब्रेक लेके, और अब डाउट्स वगैरह सब, चूंकि हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स के डाउट हो सकते हैं आपके, या अभी के लिए सिर्फ कंपनीज अकाउंट का चैप्टर यूनिट 1 से लेके यूनिट 2 तक कुछ डाउट्स है, तो हम लोग डाउट्स आज डिस्कस करते हैं 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम लोग ऑफलाइन मतलब लाइव क्लास नहीं होगा इस तरीके से, बट फाइबर वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में आप लोग कनेक्ट कर ही सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो उस डाउट्स को हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ जी। त्यो युनिट 5 त्यो च्याप्टर 1 को युनिट 5 देखि लिएर 9 सम्म बाँकी छ थ्योरी, त्यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरु, कन्टिजेन्ट लायबिलिटी एसिस्टहरु वालाहरु। एकचोटि फास्ट रिकल गरिदिनु हुन्थ्यो अनि अब 1 घण्टामा सबै हुन्छ भन्ने म भन्न, मलाई कमिट गर्न सक्दिन है, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सबै बाँकी नै छ हाम्रो थ्योरी, मतलब भकै छैन पुरा बाँकी छ सर। थ्योरी पुरा बाँकी छ। कुन सरले पढाउनु हुन्थ्यो पहिला तपाईहरुलाई? ए हाम्रो के सर? के थियो भने हामीहरुको मे 10 मा थियो एक्जाम नि, अनि भन्नुभयो कि थ्योरी आफै तयारी गर। अनि छिटो पढाइदिनु भयो अगाडि सर, डाइरेक्ट जर्नलबाट। हुन त भन्नु भएको थियो कि पछि त्यो सबै रिभाइज गर्छु, तर उहाँको अब तपाई आउनु भयो। थ्योरी अगाडिको सबै बाँकी छ सर। ए भयो, मैले त एकदम कम च्याप्टर पढाएँ नि, बाँकी च्याप्टर त तपाईहरुको बेसिक सँग एसोसिएटेड च्याप्टरहरु त पहिला नै तपाईहरुले पढिहाल्नु भएको थियो, र बेसिक सँग एसोसिएटेड च्याप्टरमा बेसिक पनि हुन्थ्यो। सो एन्ड आई डोन्ट हैव एनी इशू टु
to discuss those things. The only thing is that कि will that be sufficient within 1 hour? त्यो समस्या छ कि सो अर्को क्लास राख्नु पर्ला कि जस्तो देखिन्छ त्यो डाउटहरुको लागि, र त्यो डाउटको लागि अर्को क्लास राख्ने भनेपछि एकचोटी तपाईहरु यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ तयारी गर्नुहोस् अनि कुनै यो सेसन पुरा गर्नुहोस्, बीचमा कुनै 1-2 दिन चाहिँ त्यस्तै रिभिजनरी डाउट क्लास राख्देला या भोलि राख्न सकिन्छ बिकज भोलि 31 मे छ नि। म त च्याप्टरहरु मात्रै गर्नु छ भन्ने हिसाबले प्लान गरेको थिएँ। अब 1 घण्टा मात्रैमा त्यो सबै गर्न सकिएला नसकिएला। यदि चाहनुहुन्छ भने म अरु डाउट अहिले डिस्कस गर्दैन, ब्रेक पछि त्यही 1 घण्टामा जति हुन्छ त्यति गर्दियौ। हैन तपाईहरुको जस्तो है। सो 1 घण्टा के बाद जो भी क्लास लिन्छ सर हाम्रो बेलुकादेखि 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म। कुन सब्जेक्टको? एकाउन्टकै? आज छैन त। हैन हिजो थियो त्यो क्लास भाइ। हिजो हामीले राखेको थियौं, तर हिजो यही अहिले जुन गरिरहेको क्लासलाई हिजो नै गरेर हिजो नै सकाइदिउँ भनेर मैले राखेको थिएँ। हिजो बजेटको बेला पर्यो कि 4 बजेदेखि बजेट थियो। सो त्यो कारणले गर्दा बीचमा डिस्टर्ब हुन्छु भनेर मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ। अब यो डिस्कस गर्दिनु होला, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ नि। ओके अरु त हेरेर गर्नु। ऐसो गरम त्यसो भए अभी थोड़ी देर के बाद मिलेंगे ना हम लोग, तो जो भी 1 घंटे के अंदर डिस्कस करना हम लोग वही डिस्कस करें, ठीक है? त्यो इम्पोर्टेन्ट कुन छ त्यो एक सर भन्दिनु होला। फाउन्डेशन छ के फाउन्डेशनमा जहिले पनि बेसिक्सहरुलाई चाहिँ घर बनाते तो हम लोग क्यों सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते जमीन के नीचे या ग्राउंड फ्लोर पे? क्यों करते बताओ ना? क्योंकि उसके ऊपर वाले मंजिले जो होंगे, उसके ऊपर वाला फ्लोर होगा, उसके लिए स्ट्रेंथ सबै बेस्ट हुन्छ त्यहीमा। त्यसैमा बेस हुन्छ, स्ट्रेंथ तल हुनु पर्यो। फाउन्डेशन त्यो नामै यसको फाउन्डेशन किन राखेको छ भन्नुस् त? अर्कै कुनै नाम राख्न सक्थ्यो नि। फाउन्डेशन हो तपाईहरुको लागि। सीए करियरको सीए को लागि तपाईलाई एक्सपर्टिज दिनु भन्दा पहिला यो फाउन्डेशन। तो हरेक कन्सेप्ट कम से कम बुझेको हुनुपर्छ तपाईले। यी कन्सेप्ट यी चीजहरु जुन अहिले दिएको छ त्यो भोलिको दिनमा फेरि गएर सीए इन्टर या फाइनलमा रिपिट हुने कुराहरु होइन। त्यो बेसिक कुराहरु हो। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको एक पेजमा कतिवटा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा संक्षिप्त विवरण दिएको छ। सीए इन्टरमा जानुहुन्छ भने पूरा एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेयर एकाउंटिंग स्टैंडर्ड तपाईँले पढ्नु पर्ने हुन्छ। बेयर मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो पब्लिश किया हुआ अकाउंटिंग वो एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करो। फाइनल में जाओगे तो और ज्यादा उसके अंदर केस स्टडीज वगैरह सब भी आप पढ़ोगे। इम्प्रूवमेंट होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आपको समय मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट सब है ना, जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, फ्रेमवर्क सब की बात है, वो आज से रेडी रखोगे तो वो चीज कल के डेट में दिक्कत नहीं करेगा। जैसे एसेट्स की बात बीच बीच में कोई एक साथी है ना, वो बार बार पूछता था सर इसको क्यों एसेट मानते हैं, ये इसको बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं। ये सब चीज वो बेसिक कन्वेंशन से निकल के आता है, रूल्स से निकल के आता है। तो इसीलिए वो बेस और फाउंडेशंस को अगर किसी ने स्ट्रांगली समझ लिया तो आगे के समय में दिक्कत होगा ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे साइंस स्ट्रीम से आए हुए लोग हैं, उसने सीए कंप्लीट कर लिया, अकाउंट उसका फोटे नहीं है, वो दूसरा किसी डोमेन में एक्सपर्ट है, फिनांस में है, टैक्स में है, और चीज में एक्सपर्ट बन गया, वो अकाउंट पे फोटे नहीं रखा, लेकिन वो भी सीए तो बना। सीए बनने के लिए जरूरी नहीं है कि एकदम जिसको पता नहीं है वो सीए बनता नहीं है, पता तो सबको हो ही जाता है अल्टीमेटली, लेकिन कुछ लोगों को एकदम 100% क्लियर रहता है, किसी को 90% क्लियर, लेकिन करना पड़ता है। इसीलिए एक बार आप लोग पढ़ो, मुझे लगता है कि एक बार पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से अब न जाके सीए में आप लोगों को इतना प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है, मजे से टीचर के साथ डिस्कशन करते हो, डाउट पूछते हो। समय कभी हुआ करता था जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, तभी लोग बाग सेल्फ स्टडी करके सीए का पास कर लेते थे। भले रिजल्ट कम आता था, अब रिजल्ट ज्यादा आता है क्योंकि अब गाइडेंस मिलने लगा है टीचरों का। ये सब चीजें पहले भी था, लेकिन पहले टीचर्स वगैरह इस तरीके से गाइडेंस के रूप में नहीं मिलते थे। इंस्टीट्यूट ने एक किताब दिया, किताब पढ़ो, खुद से जाके एग्जाम दो। धीरे धीरे करके क्लासेस होने लगा। मैं आपको अपना बताऊं तो हम 2004 में गए थे यहाँ से, जनवरी में 2004 से 2008 का पीरियड हमने सीए में दिया है। सो हम फाइनल में भी गए, तब भी कॉस्टिंग, अकाउंट, ये 2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किए। अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा कंफर्ट था, मैं पढ़ने से समझ लेता था, उसका इंटरप्रिटेशन क्यों समझ लेता था, क्योंकि बेस मेरा स्ट्रांग था। जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होता उसका बाद में जाके दिक्कत।
तो मेरा अकाउंट कॉस्टिंग ये 2 सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी सीए फाइनल में किया था। फाइनेंस सबसे पहले स्टार्ट कर लिया था, जैसे ही सीए इंटर का पास किया, आर्टिकल से भी स्टार्ट हुआ, तो सुबह 6 से 10 साढ़े 9 बजे तक का क्लास, सबसे पहले क्लास मैंने एफएम का लिया था। बहुत सीनियर सर थे वो, अभी के जितने भी टीचर हैं उन सब टीचरों का टीचर है या उसका भी टीचर है, वो उन्होंने लास्ट बैच अनाउंस किया। मैंने कहा चलो मौका मिलेगा बाद में, कभी मिलेगा कि नहीं इनसे पढ़ने का, पढ़ लेते। तो फिनांस उस समय पढ़ लिए। उसके बाद ज्यादातर मुझे प्रॉब्लम क्या बोले, मुझे ज्यादा कंफर्ट चाहिए होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। थ्योरेटिकल का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इंटरप्रिटेशन कभी कभी अलग अलग पैरामीटर में हो सकता है। तो हो सकता है मैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में, तो क्या इंटरप्रिटेशन करना, उसका कैलकुलेशन, उसका आंसर सब जस्टिफाई करता है ना कि मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया आंसर भी वही आ रहा है, इसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन सही जा रहा है। लेकिन थ्योरी में कभी कभी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है। तो मेरा पर्सनली कुछ लोगों का थ्योरी सेल्फ स्टडी कर लेता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाता, बट फॉर मी इट्स वाज a bit difficult, a bit opposite. So I was taking classes of theory subjects and I was doing most of the practical subjects on self study mode. तो ये सब चीजें अलग अलग, जरूरी नहीं सब लोग वैसा ही करेगा। कुछ लोग सारे क्लासेस लेता है, कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट्स होता है थ्योरी का उसमें कंफर्ट होता है, उसको खुद पढ़ने से भी कर लेता है, प्रैक्टिकल में नहीं कर पाता, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है। तो जो जैसा लग रहा है वैसे आप लोग कीजिए, ठीक है? इसको जैसे समझ में आए उस तरीके से आप लोग कीजिए। एक बार पढ़ना जरूरी है। हम फटाफट करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है? आप लोग का साथ इसके बाद 10 बजे के बाद फिर से क्लास है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर उसका डिस्कस करेंगे। कौन सा है एक बार चैप्टर में देखता हूँ, फिर कुछ हिंट दे दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा, ताकि आप लोग पढ़ोगे तो सजीलो होगा, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग 5-7 मिनट के बाद।